हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लॉ ऑफ टार्ट अर्थात अपकृत्य विधि से संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और इन सभी प्रश्नों को हम व्याख्या के साथ और जो भी उसमें केस वगैरह होंगी उनसे कोरिलेट करते हुए हल करेंगे। यह वीडियो जो है बिहार पीसीएसजे की जो प्री एग्ज़ाम है उसके लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें जो है 15 प्रश्न जो है टार्ट से पूछे जाते हैं और यह जो सब्जेक्ट है यह कहीं भी कोडिफाई नहीं है, तो इसलिए यह एक तरह से कॉन्सेप्ट आधारित है और इसको गहन अध्ययन के बाद ही जो है इसकी चीज़ें बहुत समझ में आती हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन की स्थिति लगातार बनी रहती है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने वीडियो के माध्यम से आपके सभी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर सकें। हम कोशिश करेंगे कि पूरे टार्ट को विधि को जो है हम कवर करें और उससे जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो आपके समक्ष हम उसको प्रोवाइड कराएं, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। ये देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है इस विषय से बन सकते हैं। तो पहला है, अपकृत्य की परिभाषा किस अधिनियम में दी गई है। तो जैसा कि हमने बताया कि अपकृत्य विधि जो है वह कोडिफाई नहीं है, वह संहिताबद्ध नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर उसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। और जो विद्वान हैं, विधिशास्त्री हैं, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं अपने अनुसार दी हैं। लेकिन जब हम लिमिटेशन एक्ट देखते हैं अर्थात मर्यादा अधिनियम 1963 को देखते हैं, तो इसके अंतर्गत जो है धारा 2 उपधारा M के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। तो लिमिटेशन एक्ट की धारा 2M के अंतर्गत जो इसकी परिभाषा दी गई है वह इस प्रकार से है कि अपकृत्य एक ऐसा सिविल अपकार है जो केवल संविदा भंग अथवा न्यास भंग नहीं है। तो यही जो परिभाषा है अपकृत्य की जो है लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत दी गई है। बाकी की जो परिभाषाएं हैं वो जो विधिशास्त्री हैं वो अपने अनुसार समय समय पर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपकृत्य है तो अपकृत्य जो है यह किस प्रकार का अपराध है या दोष है, यह क्या है। तो अपकृत्य जो है एक प्रकार का दीवानी दोष है या सिविल रॉन्ग जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपकृत्य को गठित करने के लिए तो इसमें क्या क्या बातें आवश्यक हैं, अर्थात अपकृत्य के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं। तो अपकृत्य या टार्ट का गठन करने के लिए प्रतिवादी के द्वारा कुछ कार्य या लोप किया जाना चाहिए, तो ये पहले आवश्यक तत्व है। दूसरा यह है कि ऐसा जो कार्य या लोप हो उससे किसी वादी के जो है विधिक अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए। तो ये दो बातें जो है अगर शर्तें पूरी होती हैं तब वह जो कार्य है वह अपकृत्य मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो डी वाला विकल्प है ए और बी ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, अपकृत्य का अर्थ है। तो अपकृत्य का अर्थ हमने देखा है कि इसमें जो है किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो इस प्रकार से यह एक जो है विधिक सिविल रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपकृत्य विधि का वास्तविक प्रयोजन है। तो अपकृत्य विधि का जो वास्तविक प्रयोजन या उद्देश्य है वह यह है कि क्षति का जो क्षति होती है उसके एवज में प्रतिकर दिया जाता है अथवा क्षति के जारी रहने का निवारण किया जाता है। तो क्षति किस प्रकार की होनी चाहिए, तो यहाँ पर विधिक क्षति की बात की जा रही है, अर्थात विधिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो उस उल्लंघन के परिणाम स्वरूप प्रतिकर दी जाती है। इसमें सज़ा नहीं दी जाती, सज़ा दी जाता है अपराध में, जबकि यह अपराध से जो है निम्न स्तर का जो कार्य होता है तो उसको अपकार कहते हैं या सिविल रॉन्ग कहते हैं या अपकृत्य से ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, अपकृत्य निम्नलिखित का भंग होता है। तो अपकृत्य विधि के अंतर्गत कौन से भंग होते हैं, तो इसमें जो है विधिक कर्तव्यों का, किसी जो व्यक्ति है उसके विधिक कर्तव्य का भंग किया जाता है तो वह अपकृत्य का कार्य होता है। नेक्स्ट है, अपकृत्य के दायित्व का आधार क्या है। तो अपकृत्य के दायित्व का आधार जो है वह है कि विधिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपकृत्यों की विधि अर्थात लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अपकृत्यों की विधि ऐसे नियमों के समूह से निर्मित है जिनसे विनिर्दिष्ट क्षतियों की संस्थापना की गई है। अपकृत्यों के लिए दायित्व का कोई सामान्य नियम नहीं है। तो इस विचारधारा के प्रवर्तक कौन हैं। तो अपकृत्यों की विधि इसको और एक अपकृत्य विधि है, तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर यह अपकृत्यों की विधि आए अर्थात लॉ ऑफ टॉर्ट्स आए तो उसके जो प्रतिपादक हैं वह सामंड महोदय हैं
और जब अपकृत्य विधि की बात आती है अर्थात लॉ ऑफ टार्ट, तो उसके जो प्रतिपादक हैं वह विनफील्ड हैं। तो इन दो बातों को ध्यान में रखना जरूरी है और ये दोनों बहुत ही इस प्रकार से समान दिखते हैं कि उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और तो अपकृत्यों की विधि की अगर बात आती है तो वहाँ पर हम तुरंत सामंड को देखेंगे और सामंड का एक कपोत खाना का सिद्धांत, यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि जो कोई कार्य होता है वह इस प्रकार से अपराध जो होते हैं वह एक कपोत खाना बना रहता है और कोई भी कार्य अपराध है या नहीं है तो वह चेक किया जाएगा कि वह किस बॉक्स में या किस कबूतर खाने के अंतर्गत वह आता है। अगर वह इस किसी भी खाने के अंतर्गत फिट बैठता है तभी वह अपराध होगा, अन्यथा वह अपराध नहीं होगा। अब उदाहरण देखते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर चोरी है, डकैती है और हत्या है, लूट है, इस प्रकार से अलग अलग खाने में अलग अलग अपराध हैं। तो अगर कोई अपराध कार्य या लोप किया जाता है तब हम उसको किसी भी ये जो बॉक्स हैं इसके अंतर्गत चेक करेंगे कि यह इसके अंतर्गत आता है या इसके अंतर्गत आता है या इसके अंतर्गत आता है। अगर वह किसी के अंतर्गत आता है, किसी बॉक्स के अंतर्गत, तभी वह जो है कार्य रॉन्ग होगा या अपकार होगा या अपराध होगा। अगर वह किसी खाने के अंतर्गत नहीं आता तो वह जो कार्य है वह किसी प्रकार से भी गलत नहीं है। तो यह इस विचारधारा के जो प्रतिपादक हैं वह सामंड हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये कपोत खाने का सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, अर्थात लॉ ऑफ टॉर्ट्स के प्रतिपादक यही हैं। तो यह जो कबूतर खाना है या जो बॉक्स हैं इसके अंतर्गत अपकारों को रखा गया है और इस अपकारों के अनुसार ही किसी कार्य का जो सही है या गलत है इसका निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है दुष्कृत्य पूर्ण दायित्व का जन्म विधि द्वारा पूर्व निर्धारित कर्तव्य भंग के उल्लंघन से होता है। तो यह जो कथन है वह किसका है? तो यह कथन विनफील्ड का है। नेक्स्ट है अपकृत्य एक दीवानी दोष है जिसका उपचार सामान्य विधि के अनुसार अनिर्धारित नुकसानी की कार्यवाही है और जो एकमात्र न्यास भंग या अन्य किसी सामयिक आभार का उल्लंघन मात्र नहीं है। तो ऐसी जो परिभाषा है यह परिभाषा किसने दी है? तो यह जो परिभाषा है सामंड महोदय की है, सामंड ने ऐसी परिभाषा दी थी टार्ट की। नेक्स्ट है अपकृत्य विधि के अंतर्गत दायित्व होता है। तो दायित्व जो है यह किस प्रकार का होता है? तो यह जो दायित्व होता है वह पूरे विश्व के प्रति होता है। नेक्स्ट है अपकृत्य गठित करने के लिए तो कौन कौन सी बातें इसमें आवश्यक होती हैं? तो अपकृत्य गठित करने के लिए दो बातों का पूरा होना आवश्यक है, अर्थात इसके दो आवश्यक तत्व हैं। तो इसके अंतर्गत पहली बात तो यह है कि प्रतिवादी के द्वारा कोई कार्य या लोप होना चाहिए और दूसरी बात है कि ऐसे या कार्य या लोप से जो है किसी जो वादी है उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए। तो ये दो बातें अगर फुलफिल होती हैं तो ऐसा जो कार्य है वह अपकृत्य समझा जाएगा, उसे टार्ट समझा जाएगा, अर्थात पहला और दूसरा ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्या एक दोष के लिए दुष्कृत्य पूर्ण एवं आपराधिक दोनों प्रकार के दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं? तो यह जो है दोनों प्रकार के दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं। अब इसका उदाहरण देखेंगे न्यूसेंस का। तो न्यूसेंस जो है यह एक प्रकार का जो है दोष ही है, एक प्रकार का सिविल रॉन्ग है, लेकिन इससे आपराधिक और जो है अपकृत्यात्मक दोनों प्रकार के दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं। अपकृत्यात्मक दायित्व तब उत्पन्न होता है जबकि वह प्राइवेट न्यूसेंस का कार्य किया जाता है और आपराधिक जो है दायित्व तब उत्पन्न होता है जबकि वह पब्लिक न्यूसेंस का अपराध किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही है इसमें? तो पहला है सार्वजनिक उपताप अपराध है, अर्थात पब्लिक न्यूसेंस जो है यह एक क्राइम है, तो यह सही है। और व्यक्तिगत उपताप जो है यह दीवानी दोष है, तो यह भी सही है। तो इस प्रकार से यह जो पहला विकल्प है यही सही है। नेक्स्ट है परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं, अर्थात घटना स्वयं बोलती है का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस केस में लागू किया गया था? तो परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं, इसको जो है एक सूक्ति है रेस इप्सा लोक्यूटर जिसे कहा जाता है। तो इसका अर्थ है कि परिस्थितियां जो हैं वह स्वयं बताती हैं कि वह जो घटना है किस प्रकार से घटित हुई थी। तो यह जो सिद्धांत है यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लागू किया गया था। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली बनाम सौभाग्यवंती का केस है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण केस है और यह बहुत बार पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में, खास करके बिहार में तो ये कई बार पूछा गया है। तो इसे ध्यान में रखना है कि जो परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं या रेस इप्सा लोक्यूटर से जो संबंधित लीडिंग केस है वह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली बनाम सौभाग्यवंती का केस है।
नेक्स्ट है कि एक स्थान पर कत्ल खाना था, एक्स ने वहाँ पर अपने रहने के लिए एक मकान लिया और कत्ल खाना एक बहुत बुरा ही न्यूसेंस था, उपद्रव था। तो ऐसी स्थिति में एक्स ने हर जाने के लिए दावा किया। तो यहाँ पर इस संबंध में कौन सा जो कथन है वह सही होगा। तो इस मामले में जो है चूँकि एक्स अपनी इच्छा से उस कत्ल खाने के पास जाकर अपना मकान खरीदता है या वहाँ रहना प्रारंभ करता है, तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि वह इस बात को स्वीकार करता है या इस बात के लिए अपनी सहमति देता है कि यहाँ पर जो कत्ल खाने के कारण जो कोई समस्या होगी हम उसको सहन करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए वह कत्ल खाना के मालिक के साथ वारंटी नॉन फिट इंजूरिया का जो है बचाव उपलब्ध होता है। जो कत्ल खाना का मालिक है वह इस बात के लिए प्रतिवाद कर सकता है, इस बात का बचाव ले सकता है कि जो एक्स है उसने स्वयं जो है इस बात को स्वीकार किया है, इस बात से अपनी सहमति जताई है कि उसे जो है कत्ल खाने के कारण कोई किसी भी प्रकार का जो है समस्या नहीं होगी। तो यही जो है सहमति इस सिद्धांत पर आधारित है कि सहमति से कारित कोई हानि है तो वह हानि नहीं कहलाती है। इसे जो है वारंटी नॉन फिट इंजूरिया का भी जो है ये जो सूक्ति है वह इसी पर लागू होता है। नेक्स्ट है एक्स एक रेलवे यात्री के रूप में यात्रा करते हुए रेलवे की लापरवाही के कारण चोटिल हो गया, तो वह इसके लिए कार्यवाही कर सकता है। तो इसके लिए जो है वह किस प्रकार की कार्यवाही कर सकता है, तो वह जो है सुरक्षित संविदात्मक दायित्व के लिए और अपकृत्य के लिए, इन दोनों प्रकार के कार्यों के लिए जो है वहाँ पर दावा कर सकता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट का अर्थ क्या है। तो डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट का अर्थ होता है कि वस्तु पर निरुद्धि का अधिकार जब तक कि उसे संतोष प्राप्त न हो जाए। इसका तात्पर्य है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति कारित होती है तो ऐसी स्थिति में वह उसकी जो संपत्ति है या जिसके कारण से उसको क्षति हुई है उसको वह जब्त कर सकता है, निरुद्ध कर सकता है जब तक कि उसे उस क्षति के लिए व्यापक जो है अनुतोष न प्रदान हो जाए। नेक्स्ट है आवश्यकता के कार्य के आधार पर बचाव निम्न सूत्र पर आधारित है। तो यह जो है इस सूत्र पर आधारित है कि जनता हित ही या जनहित ही या लोक कल्याण ही सर्वोच्च विधि है। नेक्स्ट है जिस प्रकार अपराध विधि में ऐसे अनेक नियम सम्मिलित रहते हैं जो विशिष्ट अपराधों की स्थापना करते हैं, उसी प्रकार अपकृत्यों की विधि अर्थात लॉ ऑफ टॉर्ट्स में ऐसे अनेक नियम शामिल होते हैं जो विशिष्ट क्षतियों की स्थापना करते हैं। यदि ऐसा कोई कपोत खाना नहीं है जिसमें वादी का वाद फिर बैठ सके तो यह माना जाएगा कि प्रतिवादी ने कोई अपकृत्य नहीं किया है। तो अभी ऊपर हमने इसको व्यापक रूप से इस पर डिस्कशन किया है। तो जैसा कि सामंड का कथन है कि अगर कोई अपराध है या कोई कार्य है, लोप है, वह कपोत खाने के अंतर्गत या किसी बॉक्स के अंतर्गत जिसमें जो है अलग अलग अपराध जो है परिभाषित किए गए हैं, अगर वह कार्य या लोप उसमें फिट बैठता है तब वह माना जाएगा कि अपकृत्य किया गया है, अन्यथा यह नहीं माना जाएगा कि अपकृत्य कोई नहीं किया गया है। तो यह कपोत खाना का जो सिद्धांत है यहाँ पूछा गया है कि किसके द्वारा दिया गया है, तो यह जो है सिद्धांत सामंड के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है गलत कथन चुनिए। तो पहला है प्रत्येक हानि अनियोज्य दावा नहीं होती है, तो यह जो कथन है वह सही है। दूसरा है कि संविदा भंग अथवा न्यास भंग अपकृत्य नहीं है, तो यह भी सही है। तीसरा कथन है कि दुराशय अपकृत्यों में कभी सुसंगत नहीं होता जैसा कि अपराध में होता है, तो यह जो कथन है यही सही नहीं है, क्योंकि जो दुराशय होता है वह अपकृत्य और अपराध दोनों ही मामलों में सुसंगत होता है और इसी के अनुसार जो है अपराधी के जो मानसिक दशा है उसी के अनुसार अपराध का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अपवाद है इस नियम का कि वे व्यक्ति अपकृत्य में दावा नहीं कर सकते। तो कौन कौन व्यक्ति अपकृत्य में दावा कर सकते हैं, तो इसके अंतर्गत जो है एक पति और पत्नी है वह दावा कर सकती है। पेट के अंतर्गत अगर कोई गर्भस्थ शिशु है तो वह भी जो है दावा किया जा सकता है उसकी तरफ से किसी व्यक्ति के द्वारा, और एक सरकारी सेवक के द्वारा भी अपकृत्य के अंतर्गत दावा किया जा सकता है। लेकिन एक विदेशी शत्रु जो है यह अपकृत्य के अंतर्गत दावा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है कबूतर खाने का सिद्धांत या कपोत गवाक्ष का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो अभी हमने देखा कि यह जो है सामंड के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट है मुगल स्टीमशिप कंपनी बनाम मैकग्रेगर एंड कंपनी का यह जो केस है यह किस सूत्र पर आधारित है या किस सूत्र से संबंधित है।
तो यह जो है इस सूत्र से संबंधित है कि विधिक क्षति के बिना हानि। इसी सूत्र से जो है यह जो केस है मुगल स्टील शिप कंपनी बनाम मैग्रेगर का जो केस है वह संबंधित है। तो विधिक क्षति के बिना हानि से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति के विधिक क्षति नहीं हुई है जबकि उसे हानि हुई है। तो इस पर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण केस है मुगल स्टील शिप कंपनी के अलावा ग्लोचेस्टर ग्रामर स्कूल का जो केस है, इस केस के अंतर्गत यह जो है समझाया गया, इसे आसानी से समझा जा सकता है कि जब किसी व्यक्ति के विधिक क्षति का उल्लंघन होता है अर्थात उसकी विधिक क्षति होती है तभी वह जो है उससे प्रतिकर पाने के लिए हकदार होगा, अन्यथा नहीं। तो इसका तात्पर्य है कि एक व्यक्ति का एक स्कूल है और इसका स्कूल अच्छा चल रहा है, लेकिन बी जो है एक यहाँ पर दूसरा स्कूल खोल लेता है जिसके कारण इसके यहाँ के जो बच्चे हैं वह बी के स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यहाँ पर चले आते हैं, जिसके कारण ये जो ए है इसको हानि होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो है इसको कोई विधिक क्षति नहीं होती है बल्कि इसे एक फिजिकल क्षति होती है, इसकी आर्थिक हानि होती है। लेकिन बी जो है अगर स्कूल खोलने से इसको रोका जाता है तब इसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। तो इसलिए जो है यही एक उदाहरण है जो कि विधिक क्षति नहीं होती है फिर भी यहाँ पर इसकी हानि होती है। तो यह जो है जो ग्लोचेस्टर ग्रामर स्कूल का केस है, इसके अलावा ऊषाबेन बनाम भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर का केस है, सीतारमैया बनाम महालक्ष्मा का केस है। ये 2-3 केस हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इसी बिंदु पर कि विधिक क्षति के बिना हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवश्यंभावी दुर्घटना से क्या तात्पर्य है? तो एक अवश्यंभावी दुर्घटना से तात्पर्य है कि ऐसी दुर्घटना जो कि एक अप्रत्याशित क्षति है और जिसका न तो पूर्वानुमान लिया जा सकता है और न ही जिसको टाला जा सकता है, तो इसे ही एक अवश्यंभावी दुर्घटना कहा जाता है। नेक्स्ट है सूत्र साइंटी नॉन फिट इंजूरिया का क्या अर्थ है? तो साइंटी नॉन फिट इंजूरिया और वालेंटी नॉन फिट इंजूरिया ये 2 सूक्तियाँ हैं, 2 सूत्र हैं, इनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और यह जो है दोनों समान दिखते हैं, एक साइंटी नॉन फिट इंजूरिया है, दूसरा वालेंटी नॉन फिट इंजूरिया है। तो साइंटी नॉन फिट इंजूरिया का तात्पर्य होता है कि सिर्फ खतरे का ज्ञान ही खतरे को आमंत्रित करने के लिए आवश्यक नहीं है। इसका तात्पर्य है कि अगर किसी व्यक्ति को खतरे का ज्ञान है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसने जो है उस खतरे को उठाने के लिए या उसको आमंत्रित करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। जबकि वालेंटी नॉन फिट इंजूरिया का तात्पर्य है कि जो है कोई पक्षकार है वह जोखिम उठाने के लिए सहमति दे देता है। जैसे फुटबॉल का मैच है, उसमें अगर कोई व्यक्ति जाता है खेलने तो यह वहाँ पर यह सहमति देता है कि हम इसके खेलते समय अगर कोई क्षति हमें होती है, किसी गेंद से हमें चोट लग जाती है, तो हम सहमत हैं कि वह अपराध नहीं होगा। लेकिन साइंटी नॉन फिट इंजूरिया का तात्पर्य है कि अगर एक व्यक्ति है वह डग्गा मार किसी गाड़ी में बैठता है और या किसी नशेड़ी या नशे में चलाने वाले जो चालक है उसकी गाड़ी में बैठता है और वह जो चालक है नशे में इतना धुत है कि वह ले जा करके गाड़ी को कहीं भिड़ा देता है, तो ऐसी स्थिति में जो यात्री है उसको चोट लग जाती है, तो वह जो नशा में ड्राइवर है वह उस व्यक्ति को, उस यात्री को प्रतिकर देने के लिए बाध्य होगा। और वहाँ पर यह बचाव नहीं लिया जा सकता है कि इस व्यक्ति ने, इस यात्री ने इसे जो है इसे पता था कि हम नशे में हैं और फिर भी यह जो है हमारी गाड़ी में बैठता है, तो यह एक प्रकार से जो जोखिम उठाने की सहमति दिया है, तो यहाँ पर इस बात का प्रतिवाद नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट है वालेंटी नॉन फिट इंजूरिया की क्या विवक्षा है अर्थात उसकी क्या आवश्यकता है? तो इसका तात्पर्य है कि अपकृत्य पक्ष ने जोखिम के लिए सहमति दी थी, तो सहमति ही जो है यह इसी से संबंधित है वालेंटी नॉन फिट इंजूरिया। नेक्स्ट है कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें पहला है कि मोरिस बनाम न्यूजेंट, तो यह जो है दैवकृत्य, तो यह दैवकृत्य से संबंधित नहीं है, तो यही जो है सुमेलित नहीं है। इसके अलावा न्यायिक कार्य या अनवर हुसैन बनाम अजय कुमार मुखर्जी, यह सही सुमेलित है। भूल, तो भूल से संबंधित जो केस है वह कंसोलिडेटेड कंपनी बनाम कार्टिस का केस है। इसके अलावा प्राइवेट प्रतिरक्षा होम्स बनाम बेग का केस है, यह भी संबंधित है, सही सुमेलित है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा यहाँ पर यह संपत्ति की जो है
प्राइवेट प्रतिरक्षा है। तो इससे संबंधित केस है होम्स बनाम बेग। तो इस प्रकार से बी सी डी ये जो है सही सुमेलित है, लेकिन जो पहला है यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है बचाव कार्यों के मामलों में सम्मति का प्रतिवाद लागू न होने के सिद्धांत पर कौन सा एक निदर्शकवाद है। तो इसमें जो है डैन बनाम हैमिल्टन का जो केस है यह बचाव कार्य में सहमति का प्रतिवाद के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण केस है, और इसके अनुसार जो खतरे का ज्ञान है वह जो है खतरा उठाने की सहमति नहीं है, अर्थात जो इसका जो सूत्र है संबंधित 99 फीट इंजुरिया पर यह आधारित है। तो यह जो केस है डैन बनाम हैमिल्टन, जैसा कि हमने पहले उदाहरण देखा था, तो इसमें एक महिला है, वह जानती है कि जो गाड़ी का चालक है वह नशे में है, फिर भी वह गाड़ी में बैठ जाती है और बाद में गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और उस महिला को चोट लगती है। तो जो चालक है जो नशे में गाड़ी चला रहा था वह इस बात का बचाव लेता है कि महिला को पता था कि हम नशे में हैं, फिर भी वह गाड़ी में बैठी है। तो ऐसी स्थिति में वह जो क्षति है उसको उठाने के लिए सहमति देती है अपनी विवक्षित रूप से। तो वहाँ पर जो है न्यायालय के द्वारा इसको जो चालक है उसके इस प्रतिवाद को अस्वीकार कर दिया गया और आदेश दिया गया कि जो महिला है उसे प्रतिकर दिया जाना चाहिए और जो महिला है वह प्रतिकर की हकदार है। नेक्स्ट है एक या अन्य पक्षकार की मृत्यु पर वाद करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। तो यह जो कथन है वह किस प्रकार का है। तो यह जो कथन है वह सही है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। कुछ मामलों को छोड़कर, अर्थात कुछ अपवादों के अलावा यह सही है। तो अपवाद ये है कि संविदा विधि के अंतर्गत अगर कोई कार्यवाही की जाती है तो वहाँ पर जो है यह अधिकार समाप्त हो जाता है, और प्रतीकात्मक जो कोई संविदा है तो वहाँ पर भी यह जो है मामला लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैवकृत्य है। तो दैवकृत्य जो है या एक्ट ऑफ गॉड जिसे कहा जाता है, यह किस प्रकार की घटना है। तो यह एक असाधारण घटना है जिसे पहले से नहीं देखा जा सकता है और न ही उसके विरुद्ध कभी जो है अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक्ट ऑफ गॉड अर्थात दैवकृत्य के लिए दो बातें आवश्यक होती हैं। इसके दो एसेंशियल हैं। पहली यह है कि यह कोई प्राकृतिक जो है बल होना चाहिए। दूसरा है कि असाधारण ऐसी घटना है जिसका कोई जो है पहले से पूर्वानुमान न किया जा सके। तो ये दो बातें जो है इसमें आवश्यक होती हैं। इसके अलावा इसके संबंध में दो बहुत महत्वपूर्ण केस हैं जिसको कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। तो पहली केस है निकोलस बनाम मार्शलैंड का केस, और दूसरी जो केस है उसका नाम है रामलिंग नाडर वर्सेज नारायण रेड्डियार का केस है। तो यह दो केस जो है इसको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, और यह जो है दैवकृत्य अर्थात एक्ट ऑफ गॉड से संबंधित हैं। नेक्स्ट है दैवकृत्य के प्रतिवाद पर कौन सा निदर्शकवाद या कौन सा निदर्शक केस है। तो अभी हमने देखा है कि दैवकृत्य पर जो लीडिंग केस है वह निकोलस बनाम मार्शलैंड का और रामलिंग नाडर बनाम नारायण रेड्डियार का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैनली बनाम पावेल का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो स्टैनली बनाम पावेल का जो केस है वह अवश्यंभावी दुर्घटना अर्थात अनिवार्य दुर्घटना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बचाव अपकृत्य के बचाव के रूप में काम में नहीं लाया जा सकता है, अर्थात अपकृत्य के अंतर्गत कौन सा जो है अपवाद है उसे बचाव के रूप में नहीं पेश किया जा सकता। तो राज्य के कृत्य के द्वारा अगर कोई अपकृत्य होता है तो वहाँ पर जो है बचाव पेश किया जा सकता है कि इसके लिए जो है कोई प्रतिकर नहीं दिया जा सकता है। न्यायिक कृत्य है तो वहाँ पर भी जो है अपकृत्य का बचाव है एक अधिनियमित अधिकारी अर्थात अधिनियम के तहत अगर कोई सशक्त एम्पावर्ड जो है अधिकारी है उसके द्वारा अगर कोई अपकार हो जाता है तो भी वहाँ पर उसके विरुद्ध वाद नहीं दायर किया जा सकता है। लेकिन एक कर देने वाला जो अधिकारी है यह इसके कार्य को अपकृत्य के अंतर्गत बचाव के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो अपकृत्य के बचाव के अंतर्गत 9 प्रकार के बचाव होते हैं, अर्थात अपकृत्य के अंतर्गत 9 अपवाद हैं। तो इन अपवादों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो पहला है कि सहमति से तात्पर्य है कि जो प्रतिवादी है
तो सहमति से तात्पर्य है कि जो पीड़ित व्यक्ति है अगर वह सहमति दे देता है तो वहाँ पर जो है माना जाएगा कि उसके विरुद्ध कोई अभी अपकृत्य नहीं हुआ है। दूसरा है योगदायी उपेक्षा, अर्थात जो पीड़ित व्यक्ति है उसने भी बराबर की जो है उपेक्षा की है। तीसरा है कि वादी जो है वह स्वयं अपकारी हो, अनिवार्य दुर्घटना हो, एक्ट ऑफ गॉड हो, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत कोई कार्य किया जाता है, भूल के अंतर्गत कोई कार्य किया जाता है, आवश्यकता के अंतर्गत कोई कार्य किया जाता है या सांविधिक प्राधिकार के अंतर्गत कोई कार्य किया जाता है और ऐसे कार्यों से कोई अपकृत्य कारित होता है तो वहाँ पर जो है उसके विरुद्ध जो है वही वाद दायर नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अपकृत्य की विधि के अंतर्गत यह 9 प्रकार के अपवाद हैं या जिनका जो है बचाव लिया जा सकता है। नेक्स्ट है एक वर्षा वाले दिन जबकि लगभग 6.75 सेंटीमीटर वर्षा वृष्टि थी, भ के भवन की दीवार गिर गई जिसके परिणाम स्वरूप प के 2 बालकों की मृत्यु हो गई। तो प ने भ के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया है। तो इस मामले में जो भ है उसको दैवकृत्य का प्रतिवाद मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक घटना घटित हुई है और ऐसी जो प्राकृतिक घटना है वह असाधारण किस्म की है जिसका कि पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है। तो सामान्य वर्षा जो होती है उसके अंतर्गत अगर कोई भवन गिर जाता तो वहाँ पर हो सकता है कि उसके विरुद्ध वाद दायर किया जा सकता है, लेकिन अत्यधिक वर्षा हुई है जिसका पूर्वानुमान भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई क्षति होती है तो वहाँ पर एक्ट ऑफ गॉड अर्थात दैवकृत्य का प्रतिवाद उपलब्ध होगा और उसके ऊपर जो है मुकदमा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है बेकर बनाम टी.ई. हॉपकिंस एंड सन्स का जो केस है वह किससे संबंधित है? तो यह जो केस है वह बचाव के मामले से संबंधित है और इससे संबंधित एक और केस है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वह है हेंस बनाम हार्वुड का। तो यह जो 2 केस हैं वह प्राइवेट डिफेंस अर्थात बचाव के मामले से संबंधित हैं। नेक्स्ट है सुमेलित करने के लिए, तो इसमें पहला है सहमति जिससे वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया जिसे कहा जाता है, जिस सूत्र पर यह आधारित है। तो इससे संबंधित जो केस है हाल बनाम ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब का है। अपरिहार्य या अनिवार्य दुर्घटना से संबंधित जो केस है वह स्टैनले बनाम पावेल का केस है। इसके अलावा सांविधिक प्राधिकारी से संबंधित जो केस है वह है स्मिथ बनाम लंदन एंड साउथ वेस्टर्न कंपनी का, और दैवकृत्य से संबंधित जो केस है वह रामलिंग नाडर बनाम नारायण रेड्डियार का केस है। और इसके अलावा जो दूसरी केस है वह निकोलस बनाम मार्सलैंड का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित हैं? तो इसमें से सही सुमेलित पूछा गया है। तो निकोलस बनाम मार्सलैंड दैवकृत्य से संबंधित है, तो यही जो है सही सुमेलित है। इसके अलावा हेंस बनाम हार्वुड का यह प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित नहीं है बल्कि यह जो है बचाव से संबंधित है। और किर्क वर्सेज गेगरी का जो केस है यह अतिचार से संबंधित है। नेक्स्ट है राज्य के प्रभुता संपन्न एवं बिना प्रभुता संपन्न कार्यों में अंतर निर्णीत किया गया था। तो ऐसा जो अंतर है वह किस केस में निर्णीत किया गया था? तो ऐसा जो अंतर बताया गया था वह पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन बनाम सचिव ऑफ स्टेट इंडिया। इस केस में जो है राज्य के प्रभुता संपन्न और बिना प्रभुता संपन्न जो कार्य हैं उसके अंतर्गत जो है अंतर किया गया था और यह जो केस है वह 1861 का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दुष्कृत्य विधि के अधीन सामान्यतः वैध बचाव नहीं है? अर्थात अपकृत्य विधि के अंतर्गत वैध बचाव के अंतर्गत इसमें कौन नहीं आता है? तो इसमें जो है स्वेच्छा अपने अधिकारों का स्वेच्छापूर्वक अभित्याग आता है, दैवकृत्य अर्थात एक्ट ऑफ गॉड आता है, जोखिम का ज्ञान जिसे साइंटी नॉन फिट इंजूरिया कहा जाता है। तो यह दुष्कृत्य विधि के या अपकृत्य विधि के या टार्ट लॉ के अंतर्गत कोई बचाव नहीं है। बाकी जोखिम वहन करने के लिए सहमति, तो यह भी एक बचाव है, जैसा कि अभी हमने देखा है कि बचाव 9 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया सूत्र का क्या अर्थ है? तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का जो अर्थ है वह यह है कि स्वेच्छा से यदि क्षति होती है तो वह कार्यवाही योग्य नहीं होगी। अर्थात
अगर कोई व्यक्ति क्षति उठाने की अपनी सहमति दे देता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो वह कार्यवाही नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, जब असाधारण प्राकृतिक शक्तियाँ कार्यरत होती हैं जिससे वादी को भारी क्षति होती है तो प्रतिवादी अपने बचाव का तर्क ले सकता है। तो वह जो है एक्ट ऑफ गॉड अर्थात दैवकृत्य का जो है बचाव ले सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वह असाधारण प्राकृतिक शक्ति के अंतर्गत होती हैं जिसका कि पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें से पहला है, अपरिहार्य दुर्घटना बचाव न होकर केवल उत्तरदायित्व का व्याख्यान है, तो यह गलत है। दूसरा है कि अपरिहार्य दुर्घटना उत्तरदायित्व का प्रत्याख्यान नहीं है परंतु बचाव है, तो यह जो है बिल्कुल सही है। और इससे संबंधित जो 2 केस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसको कई बार सीधे सीधे केस पूछ लिया जाता है टार्ट के अंतर्गत, क्योंकि इसमें बहुत सारे पुराने केस हैं, प्रीवी काउंसिल के हैं, फेडरल कोर्ट के हैं, और भी जो भारत के जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जो केस हैं। तो इन केस को जो है ध्यान में रखना जरूरी है कि वो पूछ लिया जाता है कि किस मैटर से संबंधित है या किस टॉपिक से संबंधित है। कई बार इनके निर्णय पूछ लिया जाता है कि ऐसा जो निर्णय है वह किस केस में दिया गया था। तो अपरिहार्य दुर्घटना या अनिवार्य दुर्घटना से संबंधित 2 केस हैं। एक है स्टैनले बनाम स्टैनले वर्सेज पावेल का, और दूसरा जो केस है होम्स बनाम मेथर का है, होम्स वर्सेज मेथर। तो यह जो 2 केस हैं यह अपरिहार्य दुर्घटना पर आधारित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अपकृत्य में वैध बचाव नहीं है? तो अपकृत्य के अंतर्गत वैध बचाव नहीं है साइंटी नॉन फिट इंजूरिया का, और बाकी वालंटी अर्थात सहमति से कारित क्षति जो है क्षति नहीं होती है, तो यह एक बचाव है। विश मेजर और अपनी राय ये जो है एक प्रकार के बचाव हैं। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में प्रतिवादी को सम्मत कार्य से क्षति नहीं होती है का प्रतिवाद उपलब्ध नहीं हुआ? तो यह जो केस है डैन बनाम हैमिल्टन का केस था, जिसमें हमने बताया पहले कि इसमें एक महिला है जो कि यह जानती थी कि जो चालक है वह नशे में है, फिर भी वह गाड़ी में बैठ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो चालक है वह नशे के में था और उसने एक्सीडेंट जो है कर दिया गाड़ी का, जिससे महिला को चोट कारित हुई। तो ऐसी स्थिति जो महिला है वह प्रतिकर के लिए दावा जो है करती है, तो वहाँ पर जो चालक है प्रतिवादी है वह इस बात का बचाव लेता है कि महिला ने यह जानते हुए अपनी सहमति दी थी कि वह कार में बैठी थी, सहमति देकर कि उससे अगर कोई क्षति होती है तो वो जो है वो उसे स्वीकार करेगी। तो यहाँ पर जो है उसकी इसके तर्क को स्वीकार नहीं किया गया था और उसे महिला को जो है प्रतिकर देने के लिए आदेश दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपकृत्य में विधिमान प्रतिरक्षा नहीं है? तो अपकृत्य के अंतर्गत जो विधिमान प्रतिरक्षा है वह 9 हमने देखा था, और इसमें स्वेच्छा से जोखिम ग्रहण करना एक प्रतिरक्षा है, और दैवकृत्य यह भी एक प्रतिरक्षा है, लेकिन जोखिम की जानकारी होना यह कोई प्रतिरक्षा नहीं है। तो यही जो है प्रतिरक्षा नहीं है। नेक्स्ट है, सुमेलित करने के लिए, तो इसमें सभी सुमेलित हैं। तो पहला है संवैधानिक प्राधिकारी अर्थात सांविधिक प्राधिकारी, तो इससे संबंधित जो केस है वह हैमर स्मिथ रेलवे कंपनी बनाम ब्रांड का केस है, यह सुमेलित है। दूसरा है बिना क्षति के हानि, तो इससे संबंधित जो केस है वह ऊषाबेन बनाम भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर का केस है। सहमति से संबंधित जो केस है स्मिथ बनाम बेकर का है, और दैवकृत्य से संबंधित जो केस है वह निकोलस बनाम मार्सलैंड का है। तो इस प्रकार से इसमें जो है यह सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अपकृत्य में विधिमान प्रतिरक्षा नहीं है? तो जोखिम की जानकारी होना यह अपकृत्य के अंतर्गत कोई प्रतिरक्षा नहीं है। तो अपकृत्य के अंतर्गत जो प्रतिरक्षा है वही फिर से हम देखते हैं कि दैवकृत्य है, सहमति है, योगदायुपेक्षा है, वादी द्वारा अगर स्वयं अपकारी है तो वो एक प्रतिरक्षा है, अनिवार्य दुर्घटना है, प्राइवेट प्रतिरक्षा है, इसके अलावा भूल है, आवश्यकता है, सांविधिक प्राधिकार है। तो ये जो सारे अपकृत्य के अंतर्गत एक वैध प्रतिरक्षा के रूप में शामिल हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया था कि खतरे का ज्ञान खतरा उठाने की सहमति नहीं है? वह सुहागवंती बनाम दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है, और इसी केस में यह निर्णय दिया गया था कि खतरे का ज्ञान खतरा उठाने की सहमति नहीं है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अपकृत्य में बचाव नहीं है। तो यहाँ पर अपकृत्य के अंतर्गत जो बचाव है वह सांविधिक प्राधिकार है, भूल है, आवश्यकता है, लेकिन बाल्यावस्था या शैशवावस्था यह कोई जो है बचाव नहीं है। तो दोस्तों, अधिनियम के प्राधिकार जिसे सांविधिक प्राधिकार कहा जाता है, सांविधिक प्राधिकार का बचाव सफलतापूर्वक किस केस में लिया गया था। तो यह जो बचाव है वह ग्रीन बनाम चेलेसिया वाटर वर्क्स का केस है, तो इसी में इसको जो बचाव के रूप में लिया गया था। इसके अलावा वर्ड बनाम जोश का जो केस है वह मिथ्या कारावास से संबंधित है। रायलैंड्स बनाम फ्लेचर का जो केस है वह कठोर दायित्व से संबंधित है। इसके अलावा भारत के संदर्भ में जो MC मेहता के केस में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। भारत में जो है कठोर दायित्व का सिद्धांत नहीं मान्य है, बल्कि यहाँ पूर्ण दायित्व का सिद्धांत है, जो कि MC मेहता के केस में प्रतिपादित किया गया था। बोल्टन बनाम स्टोन का केस जो है यह उपेक्षा से संबंधित है। और उपेक्षा से संबंधित एक दूसरा जो केस बहुत महत्वपूर्ण है वह डोनोग वर्सेज स्टीवेंसन का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपकृत्य विधि में निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्राइवेट प्रतिरक्षा के आधार पर बचाव से संबंधित है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के आधार पर बचाव से जो संबंधित केस है वह बर्ड बनाम हालबुक का केस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद अपकृत्य में आवश्यकता के प्रतिवाद से संबंधित है। तो आवश्यकता के प्रतिवाद से जो संबंधित केस है वह किर्क वर्सेज ग्रेगरी का केस है। इसके अलावा स्मिथ बनाम बेकर का जो केस है यह सहमति से संबंधित है। और स्टैनली बनाम पावेल का जो केस है यह अनिवार्य दुर्घटना से संबंधित है। और बर्ड बनाम होलबुक का जो केस है यह प्रतिरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्वेच्छा से क्षति स्वीकार करने के नियम की परिभाषा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें पहला है कि सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, तो यह सही है। दूसरा है कि जो बचाव है इसके मामले में सहमति जो है बचाव नहीं है, तो यह भी सही है। तीसरा है कि अवैध कार्य के लिए सहमति कोई सहमति नहीं होती है, तो यह भी सही है। और जोखिम का ज्ञान होना मात्र जो है एक सहमति है, तो यही जो है एक वैध प्रतिरक्षा नहीं है, इसे ही साइंटी नॉन फिट इंजूरिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है निकोलस बनाम मार्शलैंड का जो केस है यह दैवकृत्य से संबंधित है, तो यह सुमेलित है। दूसरा है इलियट बनाम विकिल्स का जो केस है यह प्राइवेट प्रतिरक्षा से है, यह भी सुमेलित है। और तीसरा है ब्राउन बनाम कैंडल का केस, यह अवश्यंभावी दुर्घटना से या अनिवार्य दुर्घटना से संबंधित है, तो यह भी सही है। अनिवार्य दुर्घटना से संबंधित जो कुछ केस और हैं जैसे स्टैनली बनाम पावेल्स का है, होम्स बनाम मेथर का केस है, और पद्मावती बनाम दुग्गा नायिका का केस है। तो यह तीन केस जो है इस पे बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना जरूरी है। इसके अलावा हेंस बनाम हार्वुड का जो केस है यही आवश्यकता से संबंधित नहीं है, बल्कि यह सहमति से संबंधित है। हेंस बनाम हार्वुड, तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो डी वाला सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति अपकृत्य विधि के अंतर्गत पब्लिक न्यूसेंस के लिए वाद लाना चाहता है तो उसे सिद्ध करना होगा कि जो क्षति है वह प्रत्यक्ष है, सारभूत है और सिर्फ उसे ही नहीं हुई थी बल्कि वह पब्लिक को क्षति हुई है। नेक्स्ट है, बचाव कार्यों के मामले में सहमति का प्रतिवाद लागू न होने के सिद्धांत पर एक निदर्शक केस है। तो सहमति का प्रतिवाद जो है नहीं दिया गया था डान बनाम हैमिल्टन के केस में। तो इस केस में जो महिला है उसको यह पता था कि जो गाड़ी का ड्राइवर है वह नशे में है, फिर भी वह जो है यह जानते हुए उसकी गाड़ी में बैठती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वह जो महिला है वह चोटिल हो जाती है। तो वह महिला उस ड्राइवर के खिलाफ प्रतिकार के लिए मुकदमा दायर करती है। तो ऐसी स्थिति में जो ड्राइवर है वह इस बात का दावा करता है या प्रतिवाद करता है कि महिला को यह जानकारी थी कि हम जो है नशे में हैं, फिर भी वह गाड़ी में बैठती है। तो इसका तात्पर्य है कि वह इस बात की सहमति देती है कि उसे अगर कोई क्षति कारित होती है तो उसे कोई जो है अपराध नहीं होगा। तो लेकिन यह जो है उसका जो प्रतिदावा है ड्राइवर का उसको स्वीकार नहीं किया गया।
नेक्स्ट केस है, जब असाधारण प्राकृतिक शक्तियां कार्यरत होती हैं जिससे वादी को भारी क्षति होती है तो प्रतिवादी अपने बचाव का तर्क ले सकता है। तो किस प्रकार का तर्क वह ले सकता है? तो वह जो है दैव कृत्य का तर्क ले सकता है, क्योंकि दैव कृत्य में क्या होता है कि एक प्राकृतिक घटना होती है और ऐसी घटना होती है जो कि असाधारण प्रकृति की होती है और उसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सामान्यतः दुष्कृत्य के अंतर्गत की गई कार्यवाही में यह बचाव उपलब्ध नहीं होता है, अर्थात अपकृत्य विधि के अंतर्गत जो बचाव के लिए कुछ अपवाद दिए गए हैं तो इसमें से बताया गया है कि यह अपवाद नहीं है। तो अपवाद जो है, तो तथ्य की भूल जो है यह कोई बचाव उपलब्ध नहीं होगा, बाकी सहमति है, अंशदायी उपेक्षा है और अपरिहार्य दुर्घटना है। तो यह जो है अपकृत्य विधि के अंतर्गत एक बचाव है, लेकिन तथ्य की भूल कोई बचाव के रूप में उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वादों में से कौन सा अपरिहार्य दुर्घटना से संबंधित नहीं है? तो रामलिंग नाडर बनाम नारायण रेड्डियार, यह नारायण है, रेड्डियार का जो केस है यही जो है अपरिहार्य या अनिवार्य दुर्घटना से संबंधित नहीं है, बल्कि यह दैव कृत्य से संबंधित है, अर्थात एक्ट ऑफ गॉड से संबंधित है। बाकी अनिवार्य दुर्घटना से संबंधित जो केस हैं ये तीनों हैं, पद्मावती बनाम दुग्गा नयिका, स्टैनली बनाम पावेल और होम्स बनाम मादर या मेथर का केस। नेक्स्ट है, अतिचारी को हटाने में बल प्रयोग के औचित्य के लिए वादी का संपत्ति में वास्तविक कब्जा या कब्जा करने का अधिकार होना आवश्यक है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में इस सिद्धांत का अभिकथन किया गया था। तो यह जो किस केस में किया गया था? तो ऐसा जो कथन है वह होम्स बनाम बैगी का केस है, इसी केस में ऐसा जो कथन है वह किया गया था न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट है, अपकृत्य के कुछ निश्चित कृत्यों में निम्नलिखित में से कौन पर्याप्त बचाव हैं? तो अपकृत्य के अंतर्गत जो बचाव हैं या अपवाद के रूप में या प्रतिरक्षा के रूप में जो तर्क दिए जाते हैं उसके अंतर्गत सहमति होती है और दैव कृत्य है, ये पहला और तीसरा होते हैं, लेकिन सहमति क्षति का ज्ञान होने पर किया गया कार्य क्षति नहीं होता है। तो ऐसा कोई बचाव जो है वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से एक और यह तीन जो है अर्थात जो सी वाला विकल्प है यही सही होगा। नेक्स्ट है, मेट्रोपॉलिटन एसाइलम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स बनाम हिल, यह किस बचाव का एक निदर्शकवाद है? तो यह जो है सांविधिक प्राधिकार के संदर्भ में एक जो है लीडिंग केस है। नेक्स्ट है, सम्मति ऐसे बचावकर्ता के दावे के विरुद्ध कोई प्रतिवाद नहीं बन सकती है जिसको प्रतिवादी की उपेक्षा से उत्पन्न जोखिम से किसी का बचाव करते हुए क्षति पहुंची है। तो इस सिद्धांत पर लीडिंग केस कौन सा है? तो इस सिद्धांत पर जो लीडिंग केस है वह है हेंस बनाम हार्वुड का केस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है पूछा है। तो इसमें जो डी वाला विकल्प है कि तथ्य की भूल अपवाद स्वरूप कुछ अपकृत्यों में दायित्वों से छूट का एक आधार हो सकती है। तो यही जो कथन है वह सही है। बाकी तथ्य की भूल सभी अपकृत्यों में दायित्व से छूट का आधार होती है, तो यह सही नहीं है, क्योंकि जो कठोर दायित्व हैं या पूर्ण दायित्व हैं वहाँ पर तथ्य की भूल का बचाव नहीं लिया जा सकता है। विधि की भूल अनेक अपकृत्यों में दायित्व से छूट का एक आधार होती है। तो विधि की भूल तो कभी भी जो है दायित्व में छूट से कोई आधार नहीं होती है। और पहला है भूल अपकृत्य में कोई अपवाद नहीं है, तो यह भी गलत है, क्योंकि जो 9 अपवाद दिए गए हैं उसके अंतर्गत एक भूल भी अपवाद के रूप में शामिल है। नेक्स्ट है, यह तर्क कि अपकृत्य के रूप में परिवादित परिणाम न तो प्रतिवादी के द्वारा आशयित थे और न ही उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता था और न ही युक्तियुक्त सावधानी और कौशल के प्रयोग से उसको टाला जा सकता था। तो ऐसे में वह किस बात का प्रतिवाद वहाँ पर लिया जा सकता है? तो ऐसा जो मामला होता है
वह अपरिहार्य या अनिवार्य दुर्घटना का प्रतिवाद वहाँ पर लिया जा सकता है, क्योंकि अनिवार्य या अपरिहार्य दुर्घटना एक ऐसा कार्य है जहाँ पर जो परिवादी है या प्रतिवादी है, तो प्रतिवादी जो है उस घटना का उस कार्य को करने का उसका कोई आशय नहीं था, न ही उसका कोई पूर्वानुमान लगाया जा सकता था, न ही उसको युक्तियुक्त सावधानी और कौशल से उसको टाला जा सकता था। तो ऐसा अगर कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पर अपरिहार्य दुर्घटना का बचाव लिया जा सकता है, और जो प्रतिवादी होगा तो वह जो है उस कार्य के लिए दोषी नहीं समझा जाएगा। नेक्स्ट है, ज्ञान का अर्थ सहमति नहीं होता है। तो यह जो है किस सूत्र के द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है? तो यह सूत्र है साइंटी नॉन फिट इंजूरिया। तो यह एक सूत्र है, इसी का तात्पर्य है कि जो किसी घटना का ज्ञान यह नहीं समझा जाएगा कि व्यक्ति उस घटना के घटित होने पर कि अपनी जो है सहमति दिया है। नेक्स्ट है, ब्यूरान बनाम डेनमैन का वाद किससे संबंधित है? तो यह जो केस है वह राज्यकृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, जोखिम की जानकारी में जोखिम की स्वीकृति अनिवार्य रूप से समाविष्ट नहीं है। तो यह जो सिद्धांत है वह सबसे पहले किस केस में अभिकथित किया गया था? अभिकथित है, तो यह जो है कथन किया गया था थॉमस बनाम क्वार्टरमैन के केस में। नेक्स्ट है, अपकृत्य के लिए कौन से पर्याप्त प्रतिरक्षा हैं? तो अपकृत्य के अंतर्गत जो प्रतिरक्षा हैं, जैसा कि हमने कई बार देखा भी है कि उसमें 2 प्रतिरक्षा उपलब्ध होते हैं। पहला है, स्वेच्छा से स्वीकृति कार्य से क्षति नहीं होती है, अर्थात जो स्वेच्छा है वह एक प्रतिरक्षा होती है। खतरे का ज्ञान यह कोई प्रतिरक्षा नहीं है, और दैवकृति भी प्रतिरक्षा है। तो इस प्रकार से 1 और 3 जो है यह अपकृत्य के अंतर्गत एक मान्य प्रतिरक्षा के रूप में शामिल हैं, जबकि जो दूसरा है खतरे का ज्ञान, तो यह कोई प्रतिरक्षा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए। तो दैवकृत्य के प्रतिवाद का आवश्यक तत्व क्या है? तो इसमें से दैवकृत्य के प्रतिवाद का आवश्यक तत्व है कि जो कार्य है या जो घटना है वह प्राकृतिक शक्तियों का अकस्मात परिचालन है, अर्थात प्राकृतिक जो शक्तियां हैं इस प्रकार से आकस्मिक रूप से या अचानक चलने लगती हैं जिसका कि कोई मानव मस्तिष्क अनुमान नहीं कर सकता है। तो यह बी वाला विकल्प ही सही है। नेक्स्ट है, शरीर की सुरक्षा के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थान है वह पारिवारिक संबंधों की सुरक्षा का होता है। तो यह जो कथन है वह किसका है? तो यह कथन सर फ्रेडरिक पोलक का है, और इनका यह मानना था कि कोई व्यक्ति अपने शरीर की सुरक्षा के बाद जो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जिसे स्थान देगा या जिसे महत्व देगा वह जो है पारिवारिक संबंध होंगे। नेक्स्ट है, मिथ्या कारावास होने के लिए गमनागमन या मूवमेंट की स्वतंत्रता पर अवरोध पूर्ण होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा इस संबंध में सही है? तो इस संबंध में जो सही कथन है वह दूसरा है कि अपकृत्य विधि के अंतर्गत कार्यवाही में अवरोध पूर्ण भी हो सकता है और आंशिक भी हो सकता है, लेकिन जब पूर्ण अवरोध होता है तो वह जो है अपराध हो जाता है, अर्थात जो आपराधिक विधि है उसमें जो मिथ्या कारावास है उसके लिए पूर्ण जो है अवरोध होना आवश्यक है, लेकिन अपकृत्य विधि के अंतर्गत जो अवरोध है यह पूर्ण भी हो सकता है और आंशिक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में स्वेच्छा से स्वीकृति क्षति की प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं होती है? तो सामान्य नियम तो यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो क्षति है उसकी स्वीकृति दे देता है, अर्थात खतरा को उठाने की स्वीकृति दे देता है, तो वह जो है पीड़ित नहीं समझा जाता है। लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है, जबकि जो स्वीकृति है उसको भी प्रतिरक्षा के रूप में जो है उपलब्ध नहीं होगा। तो विकल्प देखते हैं कि एक शल्य चिकित्सक एक रोगी के जीवन की रक्षा के लिए उसका एक अंग काट देता है, तो यहाँ पर माना जाएगा कि जो रोगी है उसने डॉक्टर को ऐसा करने की जो है स्वीकृति दी थी, तो यह एक डॉक्टर को एक वैध प्रतिरक्षा होगी। दूसरा है, एक फुटबॉल मैच में एक खिलाड़ी को क्षति कारित होती है, तो फुटबॉल के खेल में जो खिलाड़ी होता है वह अपनी सहमति देता है कि अगर खेल के दौरान हमको चोट लगती है तो वहाँ पर जो कोई व्यक्ति है वह अपराधी नहीं होगा और खिलाड़ी जो है वह पीड़ित नहीं होगा। तीसरा है कि एक धार्मिक समारोह में नंगी तलवार से खेल में युद्ध करते समय क्षति कारित होती है, तो यह जो है सहमति की कोई जो प्रतिरक्षा नहीं होगी। नेक्स्ट है,
बचाव मामलों में सम्मति का प्रतिवाद लागू न होने के सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा निदर्शक न्यायिक विनिश्चय है, अर्थात इसमें से कौन सा जो केस है वह एक लीडिंग केस है। तो यह है हिंस बनाम हार्वुड का केस, और यह जो केस है वह सहमति से संबंधित है। कई बार यह भी पूछा गया है कि यह हिंस बनाम हार्वुड का केस वह किस विषय पर महत्वपूर्ण केस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अपकृत्य में बचाव नहीं है। तो अपकृत्य के अंतर्गत जो बचाव है भूल है, आवश्यकता है, सांविधिक प्राधिकार है, लेकिन बाल्यावस्था जो है यह कोई बचाव नहीं है। नेक्स्ट है, जब वादी को असाधारण प्राकृतिक शक्तियों के कारण भारी हानि होती है तब प्रतिवादी के द्वारा निम्नलिखित बचाव में से कौन सा बचाव लिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो है दैवकृत्य का बचाव लिया जा सकता है, जबकि उसे असाधारण प्राकृतिक शक्तियों के कारण भारी हानि होती है, जैसे कि बहुत तेज तूफान आए या बहुत तेज बारिश हुए जिसके कारण जो है किसी व्यक्ति का मकान गिर जाए, तो वहाँ पर जो है जो उस मकान के गिरने से अगर कोई पीड़ित होता है तो वहाँ पर जिस व्यक्ति का मकान है उसके ऊपर वह वाद दायर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका जो मकान गिरना है वह असाधारण प्राकृतिक शक्तियों के कारण हुआ है, अर्थात दैवकृत्य के कारण हुआ है। नेक्स्ट है, संयुक्त अपकृत्यकर्ता गठित करने के लिए होनी चाहिए, अर्थात कई अभियुक्त हैं वह कब माने जाएंगे कि वे संयुक्त अपकृत्यकर्ता हैं। तो यहाँ पर जो है यह सामान्य आशय है जो कि हम आईपीसी में पढ़ते हैं, अर्थात कॉमन इंटेंशन अगर उन सब का है तो यह माना जाएगा कि वे जो है संयुक्त अपकृत्यकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के मध्य दायित्व होता है। तो संयुक्त अपकृत्यकर्ता के मध्य जो दायित्व होता है वह संयुक्त होता है और पृथक पृथक ये दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है, धरणीधर बनाम चंद्रशेखर के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मेरीवेदर बनाम निक्सन का जो सिद्धांत है वह भारतीय अपकृत्य विधि में लागू नहीं होता है। तो धरणीधर बनाम चंद्रशेखर का जो केस है यह उच्चतम न्यायालय का नहीं है, बल्कि यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है, यह 1951 का केस है, और इस केस में यह निर्णय दिया गया कि मेरीवेदर बनाम निक्सन का जो सिद्धांत है, जो उस केस में सिद्धांत दिया गया था, उसे भारतीय जो है अपकृत्य विधि के अंतर्गत जो है उसे लागू नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं लागू किया जा सकता? क्योंकि यह जो सिद्धांत है वह साम्य तथा लोक नीति पर आधारित नहीं था। तो मेरीवेदर बनाम निक्सन का जो केस है वो हम आगे के प्रश्नों में देखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। और मेरीवेदर बनाम निक्सन और धरणीधर बनाम चंद्रशेखर यह दोनों ही जो मामले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको ध्यान में रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद संयुक्त अपकृत्यकर्ता से संबंधित है। तो इसमें जो है संयुक्त अपकृत्यकर्ता से संबंधित जो केस है वह बुल नहीं है, बल्कि ब्रुक बनाम बुल है। ब्रुक बनाम बुल का जो केस है वह संयुक्त अपकृत्यकर्ता से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद संयुक्त अपकृत्यकर्ता से संबंधित है। तो फिर से वही केस है, संयुक्त अपकृत्यकर्ता से संबंधित केस जो है मेरीवेदर बनाम निक्सन का है। इसके अलावा ब्रुक वर्सेज बुल का केस है। इसके अलावा नवल किशोर का केस है, नवल किशोर का केस है, और धरणीधर बनाम चंद्रशेखर का जैसे कि हमने देखा है धरणीधर, जिसमें यह निर्णय दिया गया कि मेरीवेदर बनाम निक्सन के केस में जो निर्णय दिया गया है, जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वह भारत के संदर्भ में वह लागू नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो है खुसरेन एस गांधी बनाम गुजदर का केस है। तो यह 3-4 केस हैं जो कि संयुक्त अपकृत्यकर्ता पे हैं, ये बार बार जो है पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हैं। नेक्स्ट है, अपकृत्य विधि से संबंधित कपोत गवाक्ष अर्थात कबूतर खाने का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो कबूतर खाने का जो सिद्धांत है वह सामंत महोदय ने प्रतिपादित किया था। जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियो में इस पर हमने व्यापक देखा है कि कबूतर खाने का सिद्धांत क्या होता है, और उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो इसमें पहला है डैन बनाम हैमिल्टन का। तो डैन बनाम हैमिल्टन का जो केस है वह क्षति के बिना हानि से संबंधित नहीं है, बल्कि यह जो है सहमति से संबंधित है, सहमति से संबंधित है, तो यह सुमेलित नहीं है। दूसरा है
मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन बनाम पिकिल्स का जो केस है यह अपरिहार्य दुर्घटना से संबंधित नहीं है, बल्कि यह विद्वेषपूर्ण अभियोजन से संबंधित है। और तो इस प्रकार से दूसरा भी सुमेलित नहीं है। तीसरा है एलियन बनाम फ्लड, तो यह जो है बिना क्षति के हानि, यह इससे संबंधित केस है, तो यही जो है सही सुमेलित है। और MC मेहता बनाम भारत संघ का जो केस है वह दैव कृत्य से संबंधित नहीं है, बल्कि यह पूर्ण दायित्व से संबंधित है। तो इसमें से जो C वाला विकल्प है यही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है अपदूषण एक अपकृत्य को एक व्यक्ति के भूमि के उपयोग या उपभोग अथवा इससे संबंधित किसी अधिकार के संबंध में अवैधानिक हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित किया गया था। तो यह जो है किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? तो यह परिभाषित किया गया था सामान्य महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है अपकृत्यात्मक दायित्व ऐसे कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है जिसे विधि के द्वारा नियत किया गया था। अर्थात अगर विधि के द्वारा कोई कर्तव्य आरोपित किया जाता है और जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसा कर्तव्य आरोपित किया गया है वह अपने कर्तव्यों का भंग करता है तो उसे जो है अपकृत्यात्मक दायित्व के अधीन समझा जाएगा। तो B वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अपकृत्यों में से किसमें दायित्व दोष पर आधारित नहीं होता है? तो यहाँ पर जो है दोष पर आधारित नहीं होता संपरिवर्तन के अंतर्गत, बाकी विद्वेषपूर्ण अभियोजन में, उपेक्षा में और अत्याचार में यह जो दोष होता है, अपकृत्य होता है, वह दोष पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह व्यक्ति जो किसी प्रकार के कार्य में एक साथ भाग लेते हैं वह उस अपकृत्य के लिए दायित्वाधीन हो जाते हैं जो उसके क्रम में कारित हुआ हो, बिना यह विचार किए कि जब तक संयुक्त कार्य है प्रत्येक ने क्या भाग लिया तथा उनका दायित्व किस प्रकार का होगा। तो उनका जो दायित्व होगा वह संयुक्त तथा पृथक, यह दोनों प्रकार के उनके दायित्व होते हैं। और इसके संदर्भ में कुछ केस हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हमने पहले भी देखा कि सबसे पहले तो मेरी वेदर बनाम निक्सन का केस है। दूसरा महत्वपूर्ण केस है धरणीधर वर्सेस चंद्रशेखर का केस है। इसके अलावा ब्रुक बनाम बुल का केस है। तो ये जो केस हैं यह सभी जो है संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाद इस बात से संबंधित है या किस केस में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के मध्य दायित्व के अंशदान नहीं हो सकता? तो ऐसा जो निर्णय दिया गया था वह था मेरी वेदर बनाम निक्सन का केस, लेकिन इसके निर्णय को भारत के संदर्भ में मानने से मना कर दिया गया था धरणीधर बनाम चंद्रशेखर के केस में। नेक्स्ट है दो या अधिक व्यक्ति संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहे जाते हैं जब वह कार्य करते हैं। तो जब कोई दो व्यक्ति हैं वह सामान्य परिकल्पना को अर्थात अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में कोई कार्य करते हैं तो वे संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहे जाते हैं। नेक्स्ट है दो या अधिक व्यक्ति संयुक्त अपकृत्यकर्ता हो सकते हैं यदि जो है उनकी जो सामान्य परिकल्पना हो अर्थात उनका जो सामान्य आशय है, अगर उस सामान्य के आशय के अग्रसरण में दो व्यक्ति जो है संयुक्त रूप से कार्य करते हैं तो वे संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के मामले में यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के मामले में यह होता है कि एक व्यक्ति की अगर निर्मुक्त कर दिया जाता है तो अन्य जो व्यक्ति हैं उनकी भी जो निर्मुक्ति है वह स्वयं हो जाती है। तो यही एक महत्वपूर्ण निर्णय है। यह डक बनाम मायेयू का केस है। इसी केस में यह निर्णय दिया गया कि संयुक्त जो अपकृत्यकर्ता हैं अगर उसमें से एक को निर्मुक्त कर दिया गया अर्थात एक को दोषमुक्त कर दिया गया तो अन्य जो है वो अपने आप दोषमुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोषपूर्ण कृत्य कारित करने में संयुक्त अपकृत्यकर्ता वे व्यक्ति होते हैं जो उसमें सहायता देते हैं, निर्देश देते हैं, दोषपूर्ण कार्य को अवैध षड्यंत्र को अग्रसर करने में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सभी व्यक्ति होते हैं यह संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अपकृत्यकर्ता नहीं है? तो इसमें जो है संयुक्त रूप से अपकार करने वाले में आते हैं मालिक और उसका एजेंट, स्वामी और उसका सेवक,
भागीदारी की जो फर्म के भागीदार हैं, लेकिन इसमें माता पिता और बालक जो है संयुक्त अपकृतकर्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, जबकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही अपकृत्य का कार्य जो है किसी एक ही वादी के विरुद्ध करते हैं तब वे हो सकते हैं, तब वे जो है सामूहिक अपकृतकर्ता हो सकते हैं, लेकिन वे संयुक्त अपकृतकर्ता नहीं होंगे। तो संयुक्त अपकृतकर्ता और सामूहिक अपकृतकर्ता में अंतर है। तो सामूहिक जो अपकृत्य करते हैं इसका तात्पर्य है कि वहाँ पर दिमाग का मिलन नहीं हुआ है, अर्थात उनमें जो है सामान्य आशय नहीं है बल्कि समान आशय है, तो इसलिए ये सामूहिक अपकृत्यकर्ता कहलाएंगे, न कि जो है संयुक्त अपकृत्यकर्ता। नेक्स्ट है, संयुक्त अपकृत्यकारी और स्वतंत्र अपकृत्यकारी के मध्य अंतर के लिए एक प्रमुख केस कौन सा है? तो यह जो केस है मैरीवेदर बनाम निक्सन का केस, यह संयुक्त जो अपकृत्यकारी हैं और स्वतंत्र अपकृत्यकारी हैं इनके मध्य अंतर बताता है। इसी प्रकार से जब महबूब साहब का केस आप देखेंगे आईपीसी के अंतर्गत, तो वहाँ पर जो है समान आशय और सामान्य आशय के संदर्भ में बताया गया है। तो संयुक्त अपकृत्यकारी इनका जो आशय होता है यह सामान्य आशय होता है, अर्थात एक दूसरे के जो विचारों का मिलन हुआ होता है, लेकिन जो स्वतंत्र अपकृत्यकारी हैं इनका आशय समान होता है। तो समान आशय और सामान्य आशय का तात्पर्य है कि 2 या अधिक व्यक्ति मिल करके विचार विमर्श करके कोई कार्य अपराध करते हैं तो यह माना जाता है कि वे जो है सामान्य आशय के अंतर्गत कार्य करते हैं और वे संयुक्त अपकृत्यकर्ता या संयुक्त रूप से अपराधी कहलाते हैं। लेकिन जब 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, 3 अलग अलग व्यक्ति हैं, वह एक साथ आकर के मारने लगते हैं या इसके प्रति अपराध करते हैं, जबकि ये आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो वे जो है स्वतंत्र एक दूसरे के स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता कहलाएंगे और जो उनका जो आशय है वह समान है लेकिन सामान्य नहीं है, अर्थात उनके जो दिमागों में मिलन नहीं हुआ है। तो यही अंतर है संयुक्त अपकृत्यकारी और स्वतंत्र अपकृत्यकारी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अपकृत्यकर्ता का उदाहरण है? तो संयुक्त अपकृत्यकर्ता का इसमें उदाहरण है स्वामी और सेवक, प्रधान और अभिकर्ता, अर्थात जो मालिक और उसका एजेंट है, और एक फर्म के भागीदार। तो ये जो सभी हैं यह संयुक्त अपकृत्यकर्ता के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त अपकृत्यकर्ता तभी हो सकते हैं जबकि जो उनकी जो अभिकल्पना है या उनका आशय है वह सामान्य हो, अर्थात कॉमन होनी चाहिए। नेक्स्ट है, यह नियम कि संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं द्वारा आपस में अंशदान नहीं होगा, इसे समाप्त कर दिया गया। तो इसे जो है भारत में समाप्त किया गया है विधायी अधिनियम बना करके, और यह जो नियम था यह प्रतिपादित किया गया था मैरीवेदर बनाम निक्सन का केस था। इसी केस में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, लेकिन जो है भारत के संदर्भ में विधायी एक अधिनियम बनाकर इसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, खुसरो एस गांधी बनाम N.A. गुजदर, यह केस है 1970 का सर्वोच्च न्यायालय का। तो यह पूछ रहा है कि यह किस विषय पर एक महत्वपूर्ण केस है? तो यह जो है केस है संयुक्त अपकृत्यकर्ता के संबंध में समझौता और संतुष्टि से संबंधित जो केस है। तो कठोर दायित्व का नियम प्रतिपादित किया गया था। तो कठोर दायित्व का नियम यहाँ पर पूछा है कि किस केस में प्रतिपादित किया गया था। तो कठोर दायित्व का नियम जो है यह रायलैंड्स बनाम फ्लेचर का केस है। इस केस में जो है यह प्रतिपादित किया गया था, और कई बार इसे जज को पूछ लिया जाता है कि कौन से जज हैं जिन्होंने इस जो है नियम को प्रतिपादित किया था। तो रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के केस में यह जो केस है यह 1868 का है, 1868 का है, और इसमें न्यायमूर्ति जो है वह ब्लैकबर्न थे। तो इसी केस में जो है कठोर दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इससे तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति कोई खतरनाक कार्य करता है और उस खतरनाक कार्य के कारण किसी दूसरे व्यक्ति को जो कि वादी है उसको क्षति हो जाती है, तो ऐसा जो प्रतिवादी है वह यह दावा नहीं उठा सकता है कि उसका जो है जो वादी है उसको क्षति करने का कोई आशय था। तो अर्थात यहाँ पर आशय के बिना ही अगर कोई कार्य खतरनाक है तो उसका जो आशय चाहे जो भी रहा हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसमें जो है एक दायित्व उत्पन्न हो जाता है अपराध का, और जो ऐसा व्यक्ति है वह दोषी होगा। तो उदाहरण अगर हम लेते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है,
वह शेर पाल लिया है अपने घर पे और शेर को खुला रखता है और वह शेर जो है बगल में किसी पशु को या किसी पालतू जानवर को या किसी व्यक्ति को हिंसा कारित करते उसे चोट पहुंचाता है, तो यह नहीं माना जाएगा कि तो जिस व्यक्ति ने शेर को पाला है वह जो है उसकी जो हिंसा हुई है, उसको जो क्षति हुई है जो पड़ोसी को, उसके लिए दायित्व होगा। यहाँ पर जो पालने वाला व्यक्ति है तो वह यह जो है दावा नहीं कर सकता, प्रत्यावा नहीं कर सकता कि उसका आशय जो है किसी को क्षति पहुँचाना नहीं था। तो यही कठोर दायित्व का नियम है। लेकिन भारत के संबंध में कठोर दायित्व का नियम जो है लागू नहीं होता है, क्योंकि कठोर दायित्व के अंतर्गत कुछ अपवाद भी बताए गए हैं, अर्थात कुछ अपवाद हैं उनको स्वीकार किया जाता है कि अगर ऐसी जो 5 अपवाद बताए गए हैं कि इन 5 अपवादों के मामलों में कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होगा, लेकिन पूर्ण दायित्व के सिद्धांत में कोई भी अपवाद स्वीकार नहीं किया जाता। अर्थात जो व्यक्ति है जो ऐसा खतरनाक कार्य करता है वह दोषी जो है करार दिया जाएगा। तो रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के नियमानुसार कठोर दायित्व के कुछ अपवाद हैं। तो अभी हमने बताया 5 अपवाद हैं। तो 5 अपवाद हैं कि जैसे वादी स्वयं दोषी है अगर, तो वहाँ पर जो है उसे बचाव नहीं मिलेगा। दैवी कृत्य के कारण अगर कोई अपराध का कार्य हो जाता है, वादी की सहमति से कोई अपकार होता है और तीसरे पक्षकार के द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है और उससे जो है अपकार हो जाता है, या सांविधिक प्राधिकार के अधीन कोई कार्य किया जाता है, तो ऐसे मामलों में जो है रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के मामले में यह निर्णय दिया कि इन मामलों में जो है कठोर दायित्व के सिद्धांत का जो है लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है निकोलस बनाम मार्शलैंड का केस, यह दैवकृत्य से अर्थात एक्ट ऑफ गॉड से संबंधित है, तो यह सुमेलित है। और कास्टेयर्स बनाम टेलर का जो केस है यह सामान्य लाभ से संबंधित है। रायलैंड्स बनाम फ्लेचर का जो केस है यह वादी की सहमति से संबंधित नहीं है, बल्कि अभी हमने देखा कि यह कठोर दायित्व से संबंधित है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा है, तो यही जो सुमेलित नहीं है। बाकी पोंटिम बनाम निक्सन का जो केस है यह वादी की भूल से संबंधित है। नेक्स्ट है कथन ए, कठोर दायित्व के नियम के अपवाद हैं। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देखा कि कठोर दायित्व के जो नियम है इसके 5 अपवाद बताए गए, और किस केस में, तो रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के केस में बताए गए। कारण इसका है कि पूर्ण दायित्व के नियम का कोई अपवाद नहीं है, तो ये भी सही है। और ऐसा जो निर्णय दिया गया था वह MC मेहता बनाम भारत संघ का जो केस है यह 1987 का केस है। इसमें जो है पूर्ण दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया, क्योंकि भारत के संदर्भ में कठोर दायित्व का सिद्धांत जो है लागू नहीं होता है, यहाँ पूर्ण दायित्व का सिद्धांत लागू होता है और इसमें जो है कोई अपवाद को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से A और B ये दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है रायलैंड्स बनाम फ्लेचर का वाद में जो सिद्धांत क्या प्रतिपादित किया गया। तो इस केस में जो है कठोर दायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के वाद का विधिक अपवाद नहीं है। तो अभी हमने देखा कि इसके जो 5 अपवाद हैं उसके अंतर्गत दैवकृत्य अर्थात एक्ट ऑफ गॉड है, किसी अजनबी के द्वारा किया गया कार्य उसका भी अपवाद जो है ग्रहण किया जा सकता है, जबकि वादी की स्वयं की गलती हो तब भी जो है कठोर दायित्व का जो है बचाव लिया जा सकता है, लेकिन भूमि की दयनीय स्थिति यह कोई अपवाद नहीं है। नेक्स्ट है सुमेलित करने के लिए, तो इसमें रायलैंड्स बनाम फ्लेचर का जो केस है यह कठोर दायित्व से संबंधित है, अर्थात A का चौथा सही है। और देवेंद्र सिंह का जो केस है देवेंद्र सिंह बनाम मंगल सिंह का केस है, तो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। देवेंद्र सिंह बनाम मंगल सिंह का जो केस है यह प्रातिनिधिक दायित्व से संबंधित है, अर्थात B का तीसरा सही है। और बुलरिज बनाम सुमनर का केस यह जो है सहमति से संबंधित है, अर्थात C का पहला सही है। और एडमसन बनाम जार्विस का जो केस है यह संयुक्त अपकर्ता से, अर्थात D का दूसरा सही है। तो इस प्रकार से यह इसका जो सही सुमेल यही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि एक सर्कस कंपनी वन्य जीवों को पालती है और प्रशिक्षित करती है।
उनमें से एक निकल भागता है और एक दर्शक को क्षति पहुंचा देता है तो यहाँ पर कंपनी दायी नहीं होगी। तो यह कथन गलत है, क्योंकि रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के केस में यह निर्णय दिया गया था कि जब कोई किसी खतरनाक वस्तु को पालता है या अपने सीमा के अंतर्गत रखता है और वह जो खतरनाक वस्तु है या खतरनाक जानवर है वह निकल जाता है और किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है, तो ऐसी स्थिति में जो उसका पालक है वह जो है दायी होगा। तो यहाँ पर जो है वन्य पशुओं को पालने वाला जो कंपनी है वह उत्तरदायी होगी अगर किसी को वह पशु क्षति पहुँचाता है। तो पहला कथन गलत है। और दूसरा है, कोई भी व्यक्ति जो खतरनाक वस्तु लाता है और रखता है अपनी जोखिम पर ऐसा करता है, यदि वह निकल जाता है और नुकसान पहुंचाता है तो वह व्यक्ति जो है जो पालने वाला है वह उत्तरदायी होगा। तो इस प्रकार से ए गलत है, लेकिन जो दूसरा है वह सही है, डी वाला विकल्प। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में न्यायालय ने कठोर दायित्व के स्थान पर आत्यंतिक दायित्व की संकल्पना स्थापित की? तो यह भारत के संदर्भ में एमसी मेहता बनाम भारत संघ का जो केस है यह 1987 का केस है। इसी केस में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत के संबंध में कठोर दायित्व के सिद्धांत के स्थान पर आत्यंतिक दायित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर दायित्व के नियम का अपवाद नहीं है? तो यहाँ पर नियम का अपवाद है दैवकृत्य, वादी की सहमति और सांविधिक प्राधिकार, लेकिन इसमें भूल जो है यह कोई अपवाद नहीं है। नेक्स्ट है, एमसी मेहता बनाम भारत संघ श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स का वाद यह किससे संबंधित है? तो अभी हमने देखा कि यह जो केस है यह पूर्ण दायित्व अर्थात एब्सोल्यूट जो लायबिलिटी है उससे संबंधित है। नेक्स्ट है, ओलियम गैस रिसाव के विधायी परिणाम स्वरूप भारतीय संसद ने कौन सी विधि अधिनियमित की थी? तो जो ओलियम रिसाव हुआ था भोपाल कांड जिसे कहा जाता है, तो उसके बाद जो है उस घटना के बाद भारतीय जो विधायिका है उसने भोपाल गैस विभीषिका दावा कार्यवाही अधिनियम 1985 को अधिनियमित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को औद्योगिक क्षतियों तक विस्तृत किया गया, तो यह जो है किसके द्वारा किया गया है? तो यह पीएन भगवती जो कि न्यायमूर्ति थे जिन्होंने एमसी मेहता के मामले में निर्णय दिया था, तो उन्होंने ही जो है पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को जो इंडस्ट्रियल क्षति होती है वहाँ तक जो है उसको विस्तृत किया था। नेक्स्ट है, दोष रहित दायित्व का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने अभिहित किया था। तो दोष रहित दायित्व अर्थात जो पूर्ण दायित्व है, यहाँ पर भले कोई व्यक्ति कहे कि हमारा ऐसा कोई आशय नहीं था, अर्थात हमारा कोई दोषपूर्ण कोई आशय नहीं था, लेकिन फिर भी अगर उससे कोई अपराध कारित होता है, किसी को क्षति कारित होती है, तो वहाँ पर जो व्यक्ति है वह दोषी होगा। ऐसा जो निर्णय है एमसी मेहता बनाम भारत संघ का केस है जिसमें जज न्यायमूर्ति भगवती थे। नेक्स्ट है, जिस न्यायाधीश ने एक्सचेकर चैम्बर न्यायालय में रायलैंड्स बनाम फ्लेचर का नियम प्रतिपादित किया था उनका क्या नाम है? तो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा था कि रायलैंड्स बनाम फ्लेचर का जो केस है इसके जो जज थे इस मामले में वो न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न थे। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के वाद में दिए गए दायित्व के सिद्धांत को स्वीकारा है। तो किस केस में ऐसा जो है स्वीकार किया है? तो यह केस है एमसी मेहता बनाम भारत संघ। तो दोस्तों यह पूर्ण दायित्व का या कठोर दायित्व का जो सिद्धांत है इसमें जो है घुमा फिरा कर दो ही केस को या इसके सिद्धांत को या इसके जज को या इसके वर्ष को यही पूछा जाता है, और ये दो केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, रायलैंड्स बनाम फ्लेचर जो कि ब्रिटेन के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में एमसी मेहता बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायलैंड्स बनाम फ्लेचर का नियम तब लागू नहीं होता जब बच निकलने का कारण हो। तो यहाँ पर अपवाद पूछा गया है, इसी क्वेश्चन को देखिए घुमाकर पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि रायलैंड्स बनाम फ्लेचर का नियम तब लागू नहीं होगा, तो कब लागू नहीं होगा? तो उसके 5 जो अपवाद बताए गए हैं, तो उन्हीं में से अगर कोई अभी अपवाद के अंतर्गत अगर मामला आता है तो वहाँ पर जो है यह जो कठोर दायित्व का सिद्धांत है वह लागू नहीं होता है। तो इसमें जो है दैव कृत्य का मामला है, अर्थात अगर एक्ट ऑफ गॉड के कारण कोई जो क्षति होती है तो उससे अगर अपराध जो है किसी को क्षति होती है तो वहाँ पर जो जिस व्यक्ति के कब्जे से या जिस व्यक्ति के कारण क्षति हुई है वह उत्तरदायी नहीं होगा। नेक्स्ट है, अंतर्निहित खतरनाक अथवा अत्यंत जोखिम वाले उद्यमों से उत्पन्न क्षति के मामले में जो दायित्व होगा वह किस प्रकार का होता है?
तो भारत के संदर्भ में अगर ये पूछा गया है तो यहाँ पर आत्यंतिक दायित्व होगा, और अगर ब्रिटेन के संदर्भ में पूछा जाता है तो वहाँ पर जो दायित्व होगा वह कठोर दायित्व होगा। नेक्स्ट है, रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के नियम के अंतर्गत दायित्व का वर्णन करते हुए किसने पूर्ण के स्थान पर कठोर शब्द को वरीयता दी थी। तो इसमें जो है पूर्ण के स्थान पर अर्थात पूर्ण दायित्व के स्थान पर कठोर दायित्व को वरीयता दिया था विनफील्ड ने। नेक्स्ट है, कठोर दायित्व के अपकृत्य वे अपकृत्य हैं जिनमें जो प्रतिवादी है उसका आशय या उपेक्षा को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही है कठोर दायित्व है, क्योंकि यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि उसका आशय सिद्ध किया जाए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है अपने घर में एक खतरनाक वस्तु रखता है, तेजाब रखता है भर के, और यह घनी आबादी है और इसका जो तेजाब है या कोई केमिकल है यह रिसाव होकर के यहाँ पर लोगों को क्षति पहुँचाता है। भले इसका जो ए है इसका कोई आशय न हो कि इसके कारण किसी को क्षति हो, लेकिन फिर भी यह ए जो है यह लोगों को जो क्षति कारित हुई है उसके लिए उत्तरदायी होगा। तो यही जो है कठोर दायित्व का सिद्धांत है और इसमें आशय की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, एमसी मेहता बनाम भारत संघ का वाद किससे संबंधित है। तो आत्यंतिक दायित्व से अर्थात पूर्ण दायित्व से संबंधित है एमसी मेहता का केस। नेक्स्ट है, अपकृत्य दायित्व के लिए पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था तो पीएन भगवती के द्वारा। किस केस में, तो एमसी मेहता के केस में। नेक्स्ट है, रीड बनाम लायंस निम्नलिखित पर एक प्रमुख वाद है। तो यह किस विषय पर एक प्रमुख वाद है, तो यह पलायन का अर्थ इसमें स्पष्ट किया गया था। अर्थात जब कोई जो खतरनाक वस्तु है इस परिसीमा में ए के द्वारा रखी गई है और यह पलायन करके यहाँ जो है पब्लिक को या अन्य लोगों को क्षति पहुंचाती है, तो यहाँ पर जो कठोर दायित्व का निर्धारण किया गया है तो यह पलायन किस प्रकार से होगा इसी के जो है अर्थ इसमें स्पष्ट किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कठोर दायित्व का अपकृत्य है। तो कठोर दायित्व का अपकृत्य जो है खतरनाक पशुओं के लिए दायित्व, यह जो है कठोर दायित्व के अंतर्गत आता है। अब कठोर दायित्व जो है कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं कि प्रातिनिधिक दायित्व। तो प्रातिनिधिक दायित्व जो है यह 3 प्रकार से संबंधों से उत्पन्न होता है, जैसे प्रिंसिपल और एजेंट, फर्म और भागीदार, मालिक और नौकर। तो इसका तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं जो है कार्य नहीं करता है बल्कि दूसरों के माध्यम से कार्य करता है तो यह माना जाएगा कि वही व्यक्ति स्वयं कार्य करता है। जैसे एक प्रिंसिपल है और वह एजेंट के माध्यम से काम करता है, यहाँ पर वह स्वयं कार्य नहीं कर रहा है लेकिन उसका एजेंट उसकी तरफ से काम कर रहा है, और इसके तरफ से अगर कोई कार्य या लोप किया जाता है, कोई क्षति की जाती है, कोई अपराध किया जाता है तो इसके लिए जो है यह प्रिंसिपल उत्तरदायी होगा। इसी प्रकार से कोई फर्म है तो फर्म की तरफ से उसके जो पार्टनर हैं, भागीदार हैं, वह कार्य करते हैं। मालिक की तरफ से कोई नौकर कार्य करता है। तो यही जो है 3 जो संबंध हैं यह प्रातिनिधिक दायित्व के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं कि कस्तूरीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला किससे संबंधित है। तो यह मामला जो है यह प्रातिनिधिक दायित्व से संबंधित है, लेकिन यह प्रतिनिधिक दायित्व राज्य के प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है। अब प्रातिनिधिक दायित्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केस हैं जो कि कई बार सीधे सीधे ये पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा केस किस मामले से संबंधित है। तो इसमें विद्यावती बनाम राजस्थान राज्य का मामला है, सौराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद अब्दुल्ला का केस है, रायस्टर बनाम कैवे है, पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का मामला है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाम हरी भाजी का केस है, श्याम सुंदर बनाम राजस्थान राज्य का मामला है, विद्यावती बनाम लोकूमल का केस है, भारत संघ बनाम हरबंश सिंह, कस्तूरी लाल रलिया राम जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का है, रूदल शाह बनाम बिहार राज्य, भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य। तो ये जो केस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसको ध्यान रखना जरूरी है। अब प्रिंसिपल और एजेंट के माध्यम से जो संबंधित कुछ केस हैं जो कि जो अभिकर्ता है और उसके मालिक हैं उनके जो संबंधों पर आधारित केस है, तो इसमें 3 केस इनको ध्यान में रखना जरूरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम श्यामा देवी का केस, ये कई बार पूछा गया है। लॉयड बनाम ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी का केस है, और आर्मराड बनाम क्रॉसविले मोटर सर्विस कंपनी लिमिटेड। तो ये जो केस हैं वह प्रातिनिधिक दायित्व से तो संबंधित है ही हैं, लेकिन यहाँ पर ये कई बार पूछ लिया जाता है क्योंकि प्रातिनिधिक दायित्व के अंतर्गत 3 प्रकार के जो संबंध हैं वो आते हैं। तो इसमें यह कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यह इनमें से किससे संबंधित है। नेक्स्ट है सूत्र क्वी फैसिट
पर इलियम फैसिट पर सी यह क्या स्थापित करता है? तो इसका अर्थ जो है प्रतिनिधिक दायित्व है। तो इसका तात्पर्य है कि अभी हमने देखा कि इस सूत्र का अर्थ यही है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के माध्यम से कोई अपना कार्य करता है तो यह माना जाएगा कि वह कार्य उसने स्वयं किया है। तो दूसरे के माध्यम से कार्य कैसे करेगा? अपने एजेंट के माध्यम से, अपने नौकर के माध्यम से, या अपने भागीदार या पार्टनर के माध्यम से। तो अगर इन सब के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह व्यक्ति स्वयं कार्य कर रहा है। और अगर इनके द्वारा कोई जो है अपराध होता है, कोई त्रुटि होती है, तो इस त्रुटि के लिए वह ऐसा जो मालिक है या ऐसा जो फर्म है वह स्वयं जो है जिम्मेदार होगी, उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट है, यह विनिश्चित करने में कि सेवक कौन है कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वह मापदंड नहीं है? तो कोई मालिक और सेवक हैं तो उनके संबंधों का निर्धारण करने के लिए जो मापदंड होता है, जिसमें सेवक का चयन करने का और उसे मजदूरी करने का मालिक की शक्ति होती है, तो यह सही मापदंड है। दूसरा है कि सेवक की संपत्ति ले लेने की मालिक की शक्ति, तो ऐसा कोई मानदंड जो है मालिक और नौकर के बीच में जो संबंध है उसका निर्धारण करने के लिए है, यह जरूरी नहीं है। तीसरा है काम करने का तरीका और उस पर नियंत्रण करने की मालिक की शक्ति होती है, तो यह भी सही है। और चौथा है कि सेवक को निलंबित करने और उसको निष्पादित करने की जो है मालिक के पास शक्ति होती है, लेकिन जो है सेवक की संपत्ति को लेने का मालिक के पास कोई अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है, अपकृत्य में प्रतिनिधिक दायित्व के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो अपकृत्य के अंतर्गत जो प्रतिनिधिक दायित्व के संदर्भ में जो कथन है, सामूहिक सेवा का सिद्धांत लागू होता है, तो इसकी प्रतिरक्षा को भारत में समाप्त कर दिया गया है, तो यह कथन सही है। दूसरा है कि स्वामी का प्रतिनिधिक दायित्व सेवक के कृत्य की वैधता अथवा अवैधता पर निर्भर नहीं करता है, यही कथन गलत है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने सेवक के या अपने नौकर के माध्यम से कार्य करता है और उसके नौकर के द्वारा अगर कोई अवैध कार्य या अपराध या अपकृत्य किया जाता है, तो उसके लिए जो उसका स्वामी है वह उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नियोजन का सिद्धांत का अपवाद क्या है? तो सामान्य नियोजन के सिद्धांत का अपवाद इसमें प्रतिनिधिक दायित्व के नियम का है। नेक्स्ट है, जब नियोजक एक कार्य एक स्वतंत्र संविदाकार को सौंपता है तथा उसे समुचित निर्देश देने में असफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या सही होगा? तो ऐसी स्थिति में वह जो स्वतंत्र संविदाकार के द्वारा कोई अगर उपेक्षा की जाती है तो उसके लिए जो है वह दायित्वाधीन नहीं होगा, क्योंकि स्वतंत्र जो ठेकेदार होते हैं, संविदाकार अथवा ठेकेदार, तो स्वतंत्र ठेकेदार जो है वह अपने मन से या अपनी इच्छा से कार्य करते हैं। इसमें क्या होता है कि मालिक के द्वारा उनको जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप हमारे इस कार्य को, इस मकान को बनाकर हमको दीजिए या इस कार्य को हमें करके दीजिए। अब इसको कैसे करना है यह जो ठेकेदार है वह खुद निर्धारित करता है। यहाँ पर जो उसका मालिक है जिसने ठेकेदार को नियुक्त किया है वह ठेकेदार के कार्य के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। इसके संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, मोर्गन बनाम इनकॉर्पोरेटेड सेंट्रल काउंसिल का केस। तो यह नाम ध्यान में रखना है और यह किससे संबंधित है? तो यह मालिक जो स्वतंत्र ठेकेदार होते हैं उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है तो उसमें जो है उत्तरदायित्व किस प्रकार से निर्धारित होगी, इससे यह संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रतिनिधिक दायित्व शब्द किसकी उत्पत्ति है, अर्थात इस शब्द के उत्पत्तिकर्ता कौन है? तो इसका संबंध जो है पोलक से है। नेक्स्ट है, गलत उत्तर बताइए। एक विशेष प्रकार के संबंध के कारण उत्पन्न दायित्व निम्न प्रकार का होता है। तो एक जो है यहाँ पर गलत उत्तर पूछा है, तो एक विशेष प्रकार के संबंध के कारण जो कोई दायित्व उत्पन्न होता है तो वह मालिक और नौकर का होता है, प्रिंसिपल और अभिकर्ता का होता है, फर्म और भागीदार का होता है। तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर गलत पूछा है, तो इसमें से कोई गलत नहीं है। अर्थात ये जो पहला दिया है कि कोई उत्तर सही नहीं है, तो यही जो है गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्रतिनिधिक सिद्धांत पर एक निदर्शक या लीडिंग केस है? तो प्रतिनिधिक सिद्धांत पर जो लीडिंग केस है वह लॉयड बनाम ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी का जो केस है वह प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है।
नेक्स्ट है विद्यावती बनाम राजस्थान राज्य का वाद किससे संबंधित है। तो यह जो केस है वह राज्य के अपकृत्यात्मक दायित्व से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि एक निर्दोष मालिक अपने एजेंट के कपट के लिए उत्तरदायी है। तो यही कथन सही है, क्योंकि अगर मालिक अपने नौकर के माध्यम से या अपने एजेंट के माध्यम से कार्य करता है तो एजेंट के द्वारा अगर कोई कपट किया जाता है तो उसके लिए मालिक जो है दोषी होगा, मालिक उत्तरदायी होगा, भले व्यक्तिगत रूप से जो मालिक है वह निर्दोष है। तो यही जो कथन है वह सही है। नेक्स्ट है डैमनम का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर डैमनम का अर्थ है कि धन, आराम और स्वास्थ्य को अगर कोई क्षति होती है तो यह जो है डैमनम कहलाती है। तो डैमनम से तात्पर्य है यह जो क्षति है वह विधिक क्षति है। नेक्स्ट है अपकृत्यात्मक दायित्व विधि द्वारा पूर्व निर्धारित कर्तव्य भंग करने से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य जन सामान्य के प्रति होता है और उसके भंग होने पर उपचार अनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए वाद संस्थित किया जाता है। तो यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है वह विनफील्ड का है। नेक्स्ट है दुष्कृति या अपकृत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक तत्व जो है इसमें नहीं है। तो अगर दुष्कृत्य या अपकृत्य का निर्धारण किया जाता है तो उसमें एक दोषपूर्ण कार्य होना चाहिए, उससे विधिक क्षति होनी चाहिए और उस क्षति का एक उपचार निर्धारित होना चाहिए, लेकिन इसका जो आवश्यक तत्व दंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद डैमनम साइन इंजूरिया अर्थात क्षति के बिना हानि से संबंधित है। तो क्षति के बिना हानि से संबंधित जो केस है वह चेसमोर बनाम रिचार्डस का है। इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति है उसको विधिक क्षति नहीं हुई है बल्कि उसको भौतिक या धन संबंधी हानि हुई है। अब हम इस पे और भी जो केस हैं उसको देखते हैं कि सीतारमैया बनाम महालक्ष्मा का केस है, ऊषाबेन बनाम भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर है, ग्लोचेस्टर ग्रामर स्कूल का केस है, मुगल स्टीपशिप कंपनी बनाम मैग्रेगर का केस है, एक्टम नाम ब्लेंडल का केस है, मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन बनाम पिकल्स का है, चेसमोर बनाम रिचर्डसन का है, टाउन एरिया कमेटी बनाम प्रभु दयाल का केस है और एलन बनाम फ्लड का केस है। तो यह जो केस हैं वह सभी जो है डैमनम साइन इंजूरिया अर्थात क्षति के बिना हानि से संबंधित है। तो इसका अगर उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण एक जो है जो कि ग्लोचेस्टर ग्रामर स्कूल का जो उदाहरण हम दे रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि ए और बी ये दो व्यक्ति हैं। ए का यहाँ पर एक स्कूल है और इसके स्कूल में सामने ही बी जो है अपना एक स्कूल बाद में खोल लेता है। तो बी का जो है स्कूल खोलने का जो अधिकार है उसका विधिक अधिकार है और इससे उसको रोका नहीं जा सकता है। तो ए के स्कूल पहले से ही स्थापित है तो बी के स्कूल खोल लेने के कारण ए के यहाँ के जो कुछ बच्चे हैं वह निकलकर बी के स्कूल में चले जाते हैं। तो ए जो है न्यायालय में दावा करता है कि बी के स्कूल खोलने के कारण हमको क्षति हुई है तो इसके लिए बी हमको क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करे। तो यहाँ पर न्यायालय ने कहा कि आपकी जो है कोई विधिक क्षति नहीं हुई है बल्कि जो संपत्तिक क्षति हुई है तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी जो है मुआवजा प्रदान नहीं किया जाएगा। मुआवजा तभी प्रदान किया जा सकता है जबकि किसी व्यक्ति की विधिक क्षति कारित हुई हो। नेक्स्ट है यूबी जस ईबी रिमेडियम अर्थात जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी है। इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ यह है कि कोई भी जो दोष है वह बिना उपचार के नहीं हो सकता है। अर्थात जहाँ जहाँ जो है अपराध होता है या जहाँ किसी व्यक्ति को अधिकार दिया गया है तो उसके अधिकारों के बचाव के लिए उसको कुछ उपचार भी प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है एक अपकृत्य जो स्वतः अनियोज्य है अर्थात बिना हानि के क्षति जिसका तात्पर्य है एक ऐसा अपकार है। तो यह एक ऐसा अपकार है जिसके लिए वादी वाद प्रस्तुत कर सकता है यद्यप उसे कोई क्षति नहीं हुई हो। तो इसका अगर उदाहरण देखेंगे तो इसमें जो है एक व्यक्ति है ए, इसको जो है वोट करने का अधिकार प्राप्त है। तो वोटिंग करने से इसको कोई क्षति नहीं होती है
विधिक क्षति होती है, लेकिन उसको कोई फिजिकल जो है नुकसान नहीं होता, अर्थात उसका धन संबंधी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। अगर एक को वोट देने से रोका जाता है तो इसको जो विधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं तो उन विधिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, लेकिन उसको कोई संपत्ति संबंधी या धन संबंधी या अन्य कोई जो है वो नुकसान नहीं होगा। तो इसे ही बिना हानि के क्षति कहा जाता है। अर्थात अगर इस व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि यह वोट कर सके तो इसके अधिकारों को बचाने के लिए इसको कुछ उपचार भी दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, अपकृत्य के दायित्व का आधार क्या है। तो अपकृत्य के दायित्व का आधार है कि उसके विधिक अधिकारों का अतिक्रमण, यह जो है अगर किया जाता है तो वहाँ पर जो ऐसा अतिक्रमण करता है वह एक अपकृत्य करता है। नेक्स्ट है, अपकृत्य किसी व्यक्ति को लोकबंधी अधिकार का सामान्य रूप से उल्लंघन है जिसमें पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति का वाद चलाए जाने का अधिकार उपलब्ध होता है। तो यह परिभाषा फ्रेजर की है। नेक्स्ट है, अपकृत्य का अर्थ है एक सिविल दोष जो केवल संविदा भंग अथवा न्यास भंग नहीं है। यह परिभाषा कहाँ दी गई है। तो यह जो परिभाषा है वह लिमिटेशन एक्ट अर्थात परिसीमा अधिनियम की धारा 2 की उपधारा M के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, अपकृत्य विधि के प्रवर्तन द्वारा उत्पन्न होता है, अर्थात जो अपकृत्य है वह विधि के प्रवर्तन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो यह जो कथन है वह सही है। दूसरा है, अपकृत्य किसी विशिष्ट व्यक्ति की सहमति के द्वारा भी उत्पन्न हो सकता है। तो यह कथन सही नहीं है। तीसरा है कि अपकृत्य के लिए कार्यवाही में अपरिनिर्धारित नुकसानी एक समुचित जो है उपचार है। तो यह भी सही है। चौथा है कि अपकृत्य के लिए कार्यवाही में अपरिनिर्धारित नुकसानी ही एकमात्र उपचार है। तो इस प्रकार से 2 और 4 गलत हैं और 1 और 3 यह जो है 1 और 3 यह सही है। नेक्स्ट है, इंजुरिया साइन डैमनम उन मामलों से संबंधित है। तो इंजुरिया साइन डैमनम का तात्पर्य है कि बिना हानि के क्षति। तो यह ऐसे मामले से संबंधित है जहां पर एक विधिक अधिकार का अतिक्रमण होता है। तो जैसा कि हमने अब उदाहरण से भी देखा कि इसमें किसी व्यक्ति का कोई धन संबंधी या उसकी संपत्ति संबंधी कोई अधिकार का उल्लंघन नहीं होता, बल्कि जो अधिकार उसको विधि के द्वारा प्रदान किए गए हैं, जैसे मूल अधिकार हैं, वोट करने का अधिकार है या व्यवसाय करने का अधिकार है, तो किसी व्यक्ति का यह विधिक अधिकार है। और अगर विधिक अधिकार का जो है उल्लंघन होता है तो इसे ही इंजुरिया साइन डैमनम कहा जाता है। तो इसके लिए जो है उसको उपचार प्राप्त है। नेक्स्ट है, बिना हानि के क्षति उन मामलों से संबंधित है जहां पर जो है विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है। नेक्स्ट है, जब तक किसी के अधिकारों का उल्लंघन न हुआ हो अपकृत्य विधि में वाद नहीं लाया जा सकता, भले ही हानि कारित हुई हो। यह निम्नलिखित द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। तो इसका जो सूत्र है वह है डैमनम साइन इंजोरिया, अर्थात किसी व्यक्ति को भले ही कोई जो है नुकसान हुआ हो, लेकिन अगर उसको विधिक अधिकारों का नुकसान नहीं होता है तो वहाँ पर जो है वाद नहीं दायर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ग्लोचेस्टर ग्रामर स्कूल का वाद किससे संबंधित है। तो ग्लोचेस्टर ग्रामर स्कूल का जो केस है वह क्षति के बिना हानि से संबंधित है। क्षति से तात्पर्य वहाँ विधिक क्षति उसको है कि विधिक क्षति नहीं हुई है लेकिन फिर भी उसको हानि हुई है। नेक्स्ट है, सूत्र यूबी जस ईबी रिमेडियम। तो इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ यह है कि जहाँ जहाँ अधिकार है किसी व्यक्ति को वहाँ उसे उपचार भी प्राप्त है। नेक्स्ट है, अपकृत्य घटित होने पर क्या उपचार है। तो अगर कोई अपकृत्य कारित होता है तो वहाँ पर जो है यह उपचार दिया जाता है उसे कि उसे क्षतिपूर्ति दी जाती है। इसमें दंड स्वरूप किसी व्यक्ति को कारावास में नहीं डाला जाता है बल्कि वहाँ पर क्षतिपूर्ति जो है कराई जाती है। तो इस प्रकार से अपकृत्य का जो उपचार है वह क्षतिपूर्ति है। तो दोस्तों इस प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आप इन सभी को देख करके और अपनी जो तैयारी है, जो अपनी समझ है उसको बेहतर कर सकते हैं। और इस पे अभी हम और भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे ताकि जो टार्ट है उससे जो सभी टॉपिक हैं वो कवर हो जाएं और आपकी जो सारी समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने में हम मदद कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल पर बने रहिए और इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। इस पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।